सब लोग उनको सरसर कर रहे हैं। तो मैंने अपने अब्बा से पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा कि ये डीएम। उन्होंने कहा ये डीएम कैसे बन गया अचानक से? तो कोई अचानक से नहीं बनता, वो आईएएस किया। मैंने कहा ये आईएएस क्या है? तो फिर उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने कहा उसी रोज मैंने उनसे कहा कि मैं भी एक आईएएस अफसर बनना चाहता हूँ। ये किशनगंज सेंटर को लेकर के इसको नहीं बनने का मुख्य कारण किसको जाता है? क्या यहाँ की पॉलिटिक्स इसका मुख्य कारण है या फिर सरकार जो नजरअंदाज कर रही है? तो जिस ज़माने में फ़ंड मिलना चाहिए तब फंड नहीं मिला। फिर आपकी ज़मीन जब मिली और बाद में जब फंड आया अभी, तो ज़मीन पर कोई केस चल रहा है, कोई चीज़ अब सब जुडिस है। तो इसमें बदकिस्मती से और जगह के सेंटर्स जहाँ आगे बढ़ गए, ये सेंटर बहुत वो रहे। एक तो मैं बहुत इनेमर्ट था जब उन्होंने हेलीकॉप्टर से अपनी वाइफ को विदा कराया था, तो एक खबर सुने तो मुझे बहुत रोमांटिक लगा। गलगलिया अररिया जो ये प्रोजेक्ट है, ये मेरे टाइम में चालू हुआ और उसके तमाम टेंडर्स जितने जो भी स्टेशंस बन रहे हैं, सब मेजर तमाम रास्ता वगैरह जितना भी पीवे का है, सारा काम एज ए फिनेंस ऑफिसर मैंने ही किया है। जैसे अख्तर उल इमान साहब, उनके बारे में क्या आपका विचार? इमान साहब हमारे एक बहुत ही मैंने फेमस स्टार हैं। वो तो वो क्या भाषण देते हैं, कितनी अच्छी बातें करते हैं, बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत हमारे लिए माननीय है, रिस्पेक्टफुल है। अब मैं जब शादी का मेरा मामला हुआ, अपनी बहन के जरिए पूछवाया कि भाई गरीब आपसे रिश्ता करना चाह रहा है। बहुत बेहद खतरनाक लव मैरिज है। अच्छा, जिसमें 90% मोहब्बत मैं उनसे करता हूँ, 10% वो करती है, ये मेरा इल्जाम है। तो क्या ये मोहब्बत नहीं है? आज इतने साल से हमारे साथ हैं, मैं उनके बगैर रह नहीं पाता हूँ, तो ये भी मोहब्बत है। चाहे गवर्नमेंट की तरफ से हो या भी जो काम होता है, हर एक काम में करप्शन काफी ज्यादा बड़ा पड़ा है। तो आपके रेलवे में भी ऐसा कुछ है? हाँ बिल्कुल, मैं नहीं समझता कि कोई डिपार्टमेंट ऐसा है जो कोई कह देगा कि बिल्कुल करप्शन फ्री है। बट रिलेटिवली रेलवेज में मेरा बच्चा अगर 86% लाया है तो मुझे बोलना है कि 86% आया है, ना कि ये बोलना है कि दूसरे का बच्चा 99 लाया। कंपैरिजन नहीं करना है। ये कंपैरिजन करके आप क्यों डिमोरलाइज कर रहे हैं? फिर बच्चा किसी ना किसी खराब दोस्त के पास जाकर के वो सुकून जहाँ मिलेगा वो वहाँ जाएगा, घर से मतलब कट जाएगा। जी सर। अक्सर मैं जब फेल करता था तो मैं अपने बालकनी में जा करके, एक मुकेश का गाना है कि लाखों तारे आसमान में एक भी ढूंढे न मिला, वो दिवाली की रात है, वो है ना कुछ एक भी कुछ इसी तरह का है। हाँ। तो वो भी मैं गाता था, क्यों नहीं, इंसान है। डिमोटिवेट को एंटरटेनमेंट के जरिए दूर कर देते, एंटरटेनमेंट के जरिए अपने आप को समझाने के लिए। अपने देखिए मास्टर मुजाहिद साहब कर्मयोगी है वो, मैं खुलेआम बोलता हूँ कर्मयोगी। मैंने ऐसा शख्स देखा नहीं जो पब्लिक सेवा के लिए इतनी मेहनत करे, अपना दिलो जान लगा के। अभी जब वो किसी पार्टी में ज्वाइन किए तो जो लोग वहां आए तो वो उनकी मोहब्बत में आए। तो कोई लड़का अगर सोचता है कि मेरे नंबर कम आए हैं, तो ये नहीं हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि वो क्वालिफाई नहीं करेगा, वो आगे चल के हो सकता है लंबी रेस का घोड़ा निकले वो। तो आप कोचिंग न जाके कोचिंग का मटेरियल को पढ़िए। अब आजकल तो मोबाइल में आपको अवेलेबल है, एक से एक पॉडकास्ट है। जबकि मैं मोबाइल को एजुकेशन का बहुत बड़ा टीचर मानता हूँ। एक से एक पॉडकास्ट है फ्री में, सही आप पढ़ सकते हैं, आप उसको सही इस्तेमाल करें तो। लेकिन बच्चे हैं कहीं ना कहीं तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मैं किसको वोट दूंगा वो मेरा एक नागरिक के तौर पर, लेकिन किसी शख्स को मैं मोहब्बत करूँ इतना कि दूसरे की उपेक्षा कर दूं, ये तो सही नहीं है। तो ये गलत बात है। और जो ये सवालात हैं तो पॉलिटिक्स में आएंगे कि नहीं, तो मैं लोगों से मिलना जुलना शुरू किया। उसी में बहुत लोगों को ये गलतफहमी हो गई कि शायद ये पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। जी सर। ये कौन बात है कि अपने लोगों से मिलना, अपने ही लोगों से हाथ मिलाना, अपने लोगों को मोहब्बत करना, इसका जरूरी नहीं है कोई मेरी जगह हो सकता था तो वो पॉलिटिक्स में आ सकता। सर्विस में रहे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है। आप केडीबी लाइव देख रहे हैं। केडीबी लाइव में केडीबी पॉडकास्ट की शुरुआत आज से हो रही है और आज हमारा पहला गेस्ट है रिटायर्ड IRAS ऑफिसर जनाब अबुल हयात साहब। आज हम इनसे इनकी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इनके लाइफ के बारे में कि इन्होंने ये सफलता कैसे प्राप्त की, सफ़र के दौरान क्या क्या मुश्किलें आई, इस फील्ड में आने के लिए ये इंस्पायर कहाँ से हुए, जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं यानी कि UPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या सुझाव रहेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी बात करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें एंड तक। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी आपका भी, आप केडीबी लाइव का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाया
ताकि मैं अपने ही जो मेरे परिजन हैं, जो हमारे लोग हैं यहाँ, जो जवान साल लड़के हैं, जो हमारे गार्जियन लोग भी हैं, जी। जो हमारे दोस्त हैं, सब तक मेरी आवाज़ पहुँचे, मेरा एक इंट्रोडक्शन हुआ। जी। और केडीवी लाइव को मैं बहुत विश करता हूँ। इस पॉडकास्ट की शुरुआत आपसे की गई सर, जी, और बहुत शुक्रिया। जी ये हमारे लिए भी काफ़ी खुशी की बात है। जी। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, तो इसके बारे में बताइए सर। मैं गांव मोहरा का रहने वाला हूँ जी। और मेरे दादा वहाँ के, अब तो ये बहुत मायूब बात बोली जाती है, लेकिन वो जमींदार थे वहाँ, यहाँ अब्दुल शहीद साहब। और मेरे अब्बा, उन्होंने BA BL किया था उस ज़माने में, और वो एक मुस्तनद वकील थे, एडवोकेट थे यहीं किशनगंज में। लेकिन उनको बहुत अच्छा नहीं लगा अपना प्रोफेशन, और उनका कहना था कि उसमें झूठ और दरोग का बहुत काम लिया जाता है। वकील तो फिर हाँ, तो उस काम को उन्होंने छोड़ दिया। वो उनकी अपनी नफसियाती बात थी, और उन्होंने सोनथा हाई स्कूल को कायम किया। अच्छा। और वही नहीं बल्कि कई और साल इस स्कूल्स में भी उन्होंने काफ़ी मदद की, और वहीं फिर वो सोनथा हाई स्कूल में हेडमास्टर बन गए। तो सोनथा हाई स्कूल की बुनियाद आपके पिताजी ने मेरे अब्बा ने सन 1952 में रखी थी। अच्छा अच्छा। तो ये जो आप BA BL जो बताया सर, आप BL BA तो आप समझ ही रहे हैं, जी, उस जमाने BL में LLB नहीं कहते थे, हाँ। पुराने जमाने में BL कहते थे, बैचलर ऑफ लॉ। अच्छा, वकील बनने के लिए BL मतलब करना पड़ता था। इट इज इक्विवेलेंट टू LLB। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जैसे कि आपने कहा कि जमींदार परिवार से, तो आर्थिक हालात भी तो सही होंगे उस वक्त। कोई जरूरी नहीं, जमींदारी वेस्ट हो गई थी, और जमींदार लोगों के पास कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं था, कोई उनको पेंशन नहीं मिला था। जमीन जो थी उसको वो काश्तकारी करना नहीं जानते थे, वो तो जमींदार थे। तो जमीनें सस्ती सस्ती बिक गई, क्योंकि आपका खर्चा तो रुकता नहीं है, लेकिन आपकी वसअत कम हो गई। तो जमींदारी जब मैं होश संभाला अर्ली 70s में, तो मुझे बहुत फैमिली में बहुत आफाका फाइनेंशियली नहीं लगा, बावजूद इस बात के कि मेरे अब्बा हेडमास्टर थे और उनकी एक अच्छी खासी तनख्वाह थी। चर्चा था उनके तनख्वाह का कि 1100 रुपया मिलता उस जमाने में। अच्छा अच्छा। लेकिन उससे ये नहीं हो सकता, ये नहीं कह सकते कि हम लोग कोई बहुत ज्यादा मैंने आर्थिक हालत से आर्थिक तौर पर बहुत खुश थे, वैसा नहीं था, मगर खाता पीता परिवार था। हाँ। आपके बारे में जानना चाहेंगे सर, आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई, इसके बारे में थोड़ा बताइए। स्कूली, कॉलेज कहाँ से जरूर इसको शेयर करना चाहूँगा कि मेरी पढ़ाई जो है वो बहुत चेकर्ड है। अगर आप उसको कहेंगे कि जैसे मुझे 6th क्लास में पहले एडमिशन कराया गया डायरेक्टली, क्योंकि मेरे फादर खुद ही उस्ताद थे, तो वो मुझे ट्यूट करते थे, और वो गैर ज़रूरी समझते थे स्कूल जाना मेरे लिए। अच्छा। हाँ, वो कहते थे कि यहाँ इतना दूर स्कूल है, कोई रोड नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोचा धामन इतना छोटा बच्चा कैसे जाएगा। तो उस समय आपके पिताजी हाई स्कूल के टीचर थे? हाई स्कूल के हेडमास्टर थे। फिर भी आपको वो उनका कहना था कि स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर भी स्कूल नहीं गए थे, तो उसका हवाला दे। हाँ, वो हवाला अक्सर देते थे। मैं उस वक्त रविंद्रनाथ टैगोर को मैं नहीं जानता था। अच्छा अच्छा। उनका कहना था आप मेरे पास पढ़ो, मैं पढ़ा रहा हूँ, काफ़ी है ये। लेकिन फिर भी हमारी अम्मा ने, क्योंकि एक सोशल प्रेशर हुआ कि बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, तो मुझे 6th क्लास में एडमिशन करा दिया गया मिडिल स्कूल कोचा धामन में। अच्छा। जहाँ मैं 2-3 दिन क्लास तो किया, लेकिन एक बहुत ऐसे टीचर थे जो बहुत माने पीटते उठते थे बच्चों को। वो अचानक से जो है हिस्ट्री का क्लास लेने लगे, और उन्होंने शेरशाह सूरी के बारे में पूछ लिया। तो हिस्ट्री का तो एच मैं नहीं जानता था, यहाँ शेरशाह सूरी के बारे में मैं क्या जानता हूँ। तो मैं तो बड़ा पीछे बैठा हुआ था, लेकिन जब पिटाई लगी तो मैं भाग गया स्कूल से। अच्छा। पीछे दरवाजे से। और उसके बाद फिर मेरे फादर ने कहा कि मैंने पहले ही तुमसे कहा है कि स्कूल जाने की जरूरत नहीं। तो मुस्तनद पढ़ाई मेरी क्लास 8 से शुरू हुई जी, हाई स्कूल। अच्छा अच्छा। जहाँ से मैंने क्लासेस करना शुरू किया, एंड जो फॉर्मल एक एजुकेशन होता है वो मेरा सही माने में स्कूलिंग वो क्लास 8 से ही शुरू। 8 से शुरू हुई, और 9-10 आप 9, 10, 11 में, उस जमाने में 11th होता था, सोनता हाई स्कूल। सोनता हाई स्कूल से ही किया। 79 में मैंने मैट्रिक पास किया। उसके बाद मेरे फादर की ख्वाहिश थी कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाऊँ, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा 59% था। अच्छा जी, एंट्रेंस क्वालिफाई किया हूँ। एंट्रेंस में? जी हाँ, इसमें मैट्रिक्स में, मैट्रिकुलेशन में। अच्छा अच्छा। 59% लेके जब मैं अलीगढ़ गया तो मुझे वहाँ बताया गया कि भाई नहीं, एडमिशन मुश्किल है, लेकिन हमारे बहुत
मैं उनका बहुत एहसानमंद हूँ, बहुत अच्छे इंसान, अच्छे दिल के। हाँ, फजले हक नाम था, लेकिन हम लोग उनको टीपू भाई के नाम से जानते हैं। वहीं किशनगंज के हैं और मुख्तार साहब के परिवार से हैं। अच्छा। वो वहाँ पर थे, वो मेरे सीनियर थे। MU हाँ, MU में। और उन्होंने मुझे बाई नॉमिनेशन मुझे साइंस स्ट्रीम में एडमिट करवाया। अच्छा अच्छा। जी। तो वहाँ से फिर आपकी मतलब फिर वहाँ मैं higher ज़्यादा education? सीरियस हो गया पढ़ाई में। हाँ। और दूसरे साल जब रिजल्ट हुआ PUC का, उस वक्त PUC और PMC कहते थे, वो IA को 2 हिस्से में बांट दिया गया था, IA या ISC को। तो उसमें मेरा डिस्टिंक्शन आ गया, वो भी फिजिक्स में, और काफ़ी नंबर से मैं पास किया। अच्छा। जब मैं घर आया तो फिर भी मैं मार्कशीट लेकर के घबरा रहा था कि अंग्रेजी में हमारी सिर्फ 63% थी। तो अब्बा हमारे बोलेंगे कि अंग्रेजी कमजोर क्यों है, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, बल्कि खुश हुए। अच्छा। तो फिर मैं वहां से BSc ऑनर्स किया केमिस्ट्री में। अच्छा। फर्स्ट क्लास 7 पोजीशन थी मेरी EMU से। AMU से। अच्छा। और सिविल सर्विसेज की सनक थी मुझे। तो फिर मैं हिस्ट्री में चला गया। अच्छा। ये बात बहुत हैरतकुन थी उस जमाने में। सब लोग मुतहैयर थे, सब लोग ताज्जुब में थे कि कोई शख्स BSc फर्स्ट क्लास किए हुए, वो भी केमिस्ट्री से, लेकिन वो शख्स जा रहा है हिस्ट्री में, जिसको हिस्ट्री का H नहीं मालूम। आप समझ रहे हैं ना। लेकिन फिर भी मैं गया, चूंकि वो मेरा ऑप्शनल बना। और बाद में मेरे ऑल इंडिया रैंक 369 लाने में उस सब्जेक्ट का मेजर रोल रहा। सबसे ज्यादा नंबर मुझे हिस्ट्री में मिला। तो सिविल सर्विसेज में जाने का सपना आपका था या फिर मतलब परिवार का था? नहीं, वो सपना मेरा था। मेरे अब्बा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। अच्छा। तो आप सिविल सर्विस में फिर कैसे गए, कब से तैयारी शुरू की? देखिए, गांव का बच्चा जो होता है वो कहीं ना कहीं वो अपने इमेजिनेशन में उसकी एक फिक्सेशन हो जाती है। वो समझता है वो कलेक्टर आ गया हमारे स्कूल में किसी काम से। उस जमाने में पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट होता था, तो उनका ताम झाम, उनका वो तमाम स्वागत देख करके मुझे लगा कि कोई शख्स इतना यंग है और उसके बावजूद इतने लोग इसके पीछे लगे हुए हैं। SP साहब लगे हुए हैं, DSP लगे हुए हैं, हमारे BDO साहब जिनको हम लोग सबसे बड़ा अफसर समझते थे। किशनगंज में तो SDO होते थे। वो भी उसके सामने में सर कर रहे। वो सब लोग उनको सर कर रहे। तो मैंने अपने अब्बा से पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा कि ये DM। उन्होंने कहा ये DM कैसे बन गया अचानक से? तो कोई अचानक से नहीं बनता, वो IAS किया। मैंने कहा ये IAS क्या है? तो फिर उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने कहा, उसी रोज मैंने उनसे कहा कि मैं भी एक IAS अफसर बनना चाहता हूँ। तो इंस्पिरेशन वहीं से मिली आपको? हाँ, तो मुझे इंस्पिरेशन उस शख्स से मिला, लेकिन वहाँ मेरे अब्बा ने मुझे डिस्करेज नहीं किया कि तुम्हारे नंबर तो इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं स्कूल में और तुम IAS बनना चाह रहे हो। उन्होंने कहा कि अगर आप मेहनत करेंगे, और उनकी एक खास वो थी, मैंने एम्फेसिस थी कि अगर आप अंग्रेजी को अच्छा कर लें, क्योंकि वो मीडियम उस जमाने में खास करके सिविल सर्विस में क्वालिफाई करने के लिए बहुत जरूरी था। तो कहा कि अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप अंग्रेजी पर जोर दीजिए। और अंग्रेजी चूंकि अब्बा काफ़ी जानते थे, तो उन्होंने मुझे अंग्रेजी की तालीम दी और मैंने लेना शुरू कर दिया। और अलीगढ़ में भी बदस्तूर बावजूद इस बात के कि मैं साइंस स्टूडेंट था, लेकिन मुझे बाकी चीज़ों से बहुत इंटरेस्ट था कि मैं इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ूं, अच्छी किताबें पढ़ूं और जो है अंग्रेजी को मजबूत करूं। तो बस यही है। सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान थोड़ा उसके अनुभव के बारे में बताइए कि मैं क्या बताता हूँ। देखिए, वहाँ अलीगढ़ से MA करने के बाद मैं चला गया JNU, क्योंकि मुझे ये लगा कि माहौल दिल्ली में बेहतर है। देखिए, ये AMU से आप JNU चले गए? जी हाँ। अच्छा। और JNU में हमने वहाँ से MPhil किया सोशियोलॉजी में। मैंने अपना दूसरा सब्जेक्ट ऑप्शनल जो है वो वहाँ से चुना मैंने, इसीलिए मैंने उसमें दोबारा मैंने MA किया। फिर एक बार मैंने हिस्ट्री से किया, फिर मैंने सोशियोलॉजी से किया। तो MA आप AMU से किए थे, फिर दोबारा आप JNU से किए? JNU से किए, हिस्ट्री से। जी हाँ। उसके बाद मैं वहाँ MPhil भी किया, क्योंकि मैं फ्लंग होता जा रहा था, सिविल सर्विसेज क्लियर नहीं कर पा रहा था। अच्छा। लास्ट अटेम्प्ट में मैंने क्वालिफाई किया। तो कितने अटेम्प्ट मतलब की दिए अब? मैंने 3 अटेम्प्ट दिए, 4 अटेम्प्ट दिए, चौथे में मेरा हुआ। चौथे में आपका हुआ? अच्छा। तो आप अनुभव इसके बारे में बताइए, तैयारी कैसे करते थे, कहाँ करते थे, कितना दिन आप तैयारी की? एक वो गालिब का एक शेर है कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना। तो UPSC के लिए जो शख्स भी अपना मिजाज बनाना चाहता है, जैसे हमारे बच्चे हैं जिनको मैं भी एड्रेस कर रहा हूँ, कोई अगर वो करना चाहता है तो बहुत मुश्किल नहीं है। बहुत मुश्किल नहीं है? मैं नहीं मानता, बशर्ते कि आप
तय कर लें कि मुझे क्वालिफाई करना है। यहाँ पर कहा जाता है कि 2% ही शख्स इसमें पास हो पाते हैं। बिल्कुल सिविल सही सर्विस है, से। लेकिन तो अगर फिर एक मुश्किल बार है कि आप, नहीं? मेरे 28 दोस्त हैं सिविल सर्विसेज में जो मेरे साथ ही क्वालिफाई किए, उसमें से तो एक शख्स मोहम्मद ओवैस साहब हैं जो 3rd डिवीजन से मैट्रिक पास थे। फिर वो बीए जब किए तो वो उसमें 1st डिवीजन ले आए, अलीगढ़ में वो टॉप कर गए। कोई जरूरी नहीं है, रेस का जो घोड़ा होता है वो पहले पीछे होता है, लेकिन धीरे धीरे वो सबको ओवरटेक कर लेता है। तो मेरा कहना ये है कि कोई लड़का अगर सोचता है कि मेरे नंबर कम आए हैं, तो ये नहीं हो सकता कि जरूरी नहीं है कि वो क्वालिफाई नहीं करेगा, वो आगे चल के हो सकता है लंबी रेस का घोड़ा निकले वो। तो ये तो उस बच्चे को तय करना होगा, और इसमें दिल शिकनी होगी। जब मैं फेल करता था तो मुझे भी दिल शिकनी होती थी, मैं भी कभी कभी हार मान जाता था कि पता नहीं मैं हो पाएगा कि नहीं, और नहीं होगा तो फिर मैं क्या करूँ। कभी ऐसा सोचे थे अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूं? नहीं, मेरे पास बैकअप किस प्लान फील्ड में था। जाऊं? हर इंसान को एक प्लान भी रखना चाहिए, क्योंकि मैं डॉक्टर प्रोफेसर दीपांकर गुप्ता के अंडर में कर रहा था, मुझे यूजीसी फेलोशिप मिल रही थी, तो मुझे ऐसी कोई घबराहट नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं जेएनयू से एमफिल करने के बाद मैं एमए पीएचडी कर लेता हूँ तो मुझे कोई ना कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, और खास करके मेरा एम्बिशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए था, वहाँ के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में जॉब मिलता मुझे। तो प्लान भी आपका तैयार था ऑलरेडी हाँ, पहले रहना से? चाहिए, मैं सबको बोलूंगा कि। और मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि हमारे जमाने में कंपटीशन में सिर्फ SC ST हुआ करते थे, और आज की तारीख में ओबीसी को लेकर के 50% से के करीब जो है कोटे में चला जाता है। हाँ। और हमारे जो सीमांचल के बच्चे हैं वो किसी कोटे में नहीं है, जी। तो इनके लिए और मुश्किल हो गया है। जबकि वहीं अररिया में चूंकि कोटा एनेक्सर 2 में लोग हैं, तो वहाँ काफी लोग क्वालिफाई किए हैं। तो सब लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आपके बाद या एक और शख्स हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, वो इनकम टैक्स में है, आप जानते होंगे। तो हम दोनों जो क्वालिफाई किए उसके बाद हम रिटायर कर गए, और अभी तक कोई क्वालिफाई नहीं किया, और अभी एक लड़का कोई वेटिंग लिस्ट से पास किया है। हाँ, वो उसका खर्चा है। पवा खाली के है, और एक पवा खाली में जो क्या है वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में, इंडियन फॉरेस्ट, हाँ, IFS में। वो सिविल सर्विसेज में नहीं है। हाँ, वो अच्छी सर्विस है उसकी, बहुत अच्छी सर्विस है, लेकिन वो उस कंबाइंड एग्जाम का पार्ट नहीं है। हाँ, तो ये तो इसका डिफरेंट बता सकते हो सर कि हाँ, मैं बताता हूँ। देखिए, एक एग्जाम होता है जो यूपीएससी लेता है, उसका मोस्ट प्रीमियर एग्जाम है, जिसको मैंने भी क्वालिफाई किया है। उसमें 800 से लेके 1000 लोगों को लिया जाता है फाइनली इंटरव्यू के बाद। तो जो सब टॉप ग्रेड के 1 to मान लीजिए 100, जो पहला टॉप 100 है उसको IAS दे दिया जाता है। उसके बाद इंडियन फॉरेन सर्विस में भी उसी से चले जाते हैं। इंडियन फॉरेन सर्विस और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट माना जाता है। बस फर्क ये है कि जिसके अंदर फॉरेन सर्विस में जाने की ख्वाहिश होती है वो उधर चला जाता है, जो कहता नहीं मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊंगा तो वो एडमिनिस्ट्रेशन में चला वो पर्सनल पर मतलब वो नहीं, वो प्रेफरेंस वो अपना भरना पड़ता है उसमें। अच्छा, भरना पड़ता है। हाँ, वो लड़के पर है, लेकिन उसको भी वो 1 to 100 या 150 तक रहना है। या फिर उसके लिए कोई एग्जाम अलग से नहीं, बिल्कुल नहीं। IAS इंडियन फॉरेन सर्विस, IPS, उसके बाद IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विस, उसके बाद रेलवेज के 4, IRTS, IRAS जिसमें मैं हूँ, IRPS, और इंडियन रेलवे वो जो पुलिस की हमारी सर्विस है RPF की, वो सर्विसेज हैं। फिर आपको और भी बहुत सारे सर्विसेज हैं, जिसमें PNT फाइनेंस है, जिसमें पोस्टल सर्विस है, जिसमें आपको इंडियन स्टेट सर्विस है, जो दिल्ली वगैरह में जो तमाम बंगलो वगैरह होते हैं उसकी देखभाल करने के लिए एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। इंडियन फॉरेन ट्रेड सर्विस है, तो इस तरह से कस्टम्स का है। ये तमाम IAS के UPSC के मेन एग्जाम से ये लोग चुने जाते हैं। तो आमतौर पर इसको कहा जाता है IAS, IPS एंड अलाइड सर्विसेज। सुना होगा आपने। हम लोग अलाइड सर्विसेज में हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली इसलिए कि मैं IAS बनना चाहता था। मैंने जो इंस्पिरेशन लिया था IAS से लिया था, लेकिन फाइनली मेरा रैंक 369 था। मैं 150 लोगों में नहीं था, तो जाहिर सी बात है कि ना तो मुझे IAS मिला ना IPS मिला। तो बाद में और अटेम्प्ट नहीं दे सकते थे आप? बाद में अटेम्प्ट दे सकते थे, लेकिन एक उम्र होती है और बहुत थकान हो गया था। हाँ, तो चौथे अटेम्प्ट में मुझे इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, मुझे पता था कि ये एक बहुत पावरफुल सर्विस है, बहुत अच्छी सर्विस है, तो और सेफ सर्विस है। तो मैंने कहा कि नहीं, अब
नाउ आई शुड कॉल क्विट्स एंड ज्वाइन द सर्विस। तो मैंने सिविल सर्विस ज्वाइन कर ली। अच्छा, सिविल 91 बैच का मैं हूँ। 91 बैच के सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के तहत बहुत सारे मतलब कि सर्विस किया जाता है, तो सबसे बढ़िया सर्विस कौन सा रहता है? IAS, IPS या फिर IRS? कोई डाउट नहीं कि जो बेस्ट सर्विस है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IAS। और उसी के इक्विवेलेंट इंडियन फॉरेन सर्विस है। उसके बहुत बाद IPS तो इसलिए सबसे हाई रैंक वाले को इसमें लिया जाता है। ऑब्वियसली जब IAS आप में लिया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लोगों को सिलेक्ट करेंगे तो आप 369 रैंक वाले को IAS थोड़ा देंगे, हाँ आप बिल्कुल तो मेरिट से ही देंगे ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। जो अच्छी सर्विस से जो मेरिट था जो उनको था उनको मिल गया। अच्छा, आपकी तैयारी के दौरान जब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपने मतलब कि डिस्क्वालीफाई किए, तो कहाँ पर आप अटके थे इन तीनों में? सोशियोलॉजी मेरा सब्जेक्ट था, वो बहुत सब्जेक्टिव है। तो उसका जो एक पेपर होता था, अक्सर दोनों में से एक पेपर में कंसिस्टेंट मार्क्स नहीं आता था। अच्छा अच्छा। सोचता मैं कुछ था, आता कुछ और था। तो बस यही था। और एक चांस की बात होती है, बहुत कठिन एग्जाम है। एक लड़का है जो मेरा ही साथी है, वो इंडियन पुलिस सर्विस में हो चुका था, लेकिन वो IAS बनना चाह रहे थे, तो उन्होंने दोबारा एग्जाम दिया। वो उस बार उनको इंटरव्यू कॉल भी नहीं आया, हाँ। फिर वो IPS बन गए। आप समझ रहे जो हैं? पहले वाला था। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप पास कर गए तो आप अगली बार और इम्प्रूव कर सकते हो सकता है आपका नाम ही नहीं हो, नाम ही ना हो, और हो सकता है जो 3 बार फेल हो गया हो अचानक से IRAS बन जाए, कुछ भी बन सकता। जैसे मैं बन गया। मेरा ही एक दोस्त है, संजीव कुमार नाम है उनका, और वो मुंगेर के हैं। वो 3-4 अटेम्प्ट में हर बार इंटरव्यू दिया और हर बार फेल हो गए। बहुत दिल बर्दाश्तगी की बात है, बहुत अफसोस होता है। बिल्कुल। और बाद में वो कंपैशनेट ग्राउंड पे वो अपने फादर के स्कूल में टीचर बन गए। आप सोच सकते हैं। सर, आपने अभी कहा कि बहुत मुश्किल नहीं है, तो फिर मुश्किल कैसे नहीं है? मुश्किल नहीं है इसलिए कि मैं किसी को डिस्करेज नहीं करना चाहता हूँ कि एक सेकंड डिवीजन 59% जिसका एडमिशन अलीगढ़ में नॉमिनेशन से होता है, वो लड़का वहां पर फिर अचानक से पढ़ाई पर जब रुग़बत आई और शौक आया, तो वो फिर वहाँ डिस्टिंक्शन ला रहा, वो भी फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में, फिजिक्स। और फिर उसके बाद वो BSc ऑनर्स करता है फर्स्ट क्लास, वो हिस्ट्री अच्छे से पास करता है, वो MA करता है, वो MPhil इतना अच्छे से पास करता है। इसका मतलब अगर आपके अंदर वो जज्बा है, जैसा कि मैंने कहा कि रेस का घोड़ा जरूरी नहीं है कि शुरू में ही आगे रहे, वो धीरे धीरे पिकअप पकड़ता है। तो मैं उन लड़कों को जिनके नंबर कम आए हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि जिसका नंबर जो टॉपर है बोर्ड का या जो 99% लाया है, आप आज पिछड़ गए हैं। आज पीछे हैं, लेकिन आपकी मेहनत, आपका जज्बा और आपके अंदर वो इंथुजियाज्म अगर है और आपका फोकस है, सबसे बड़ी बात, अगर सिविल सर्विस पास करनी है तो आपको फोकस होना होगा, और वो फोकस के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा फेलियर्स के लिए भी। क्योंकि कहावत है कि फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। तो बहुत सारी चीजों को माइंड में लेकर चलना पड़ता है, उसको देखा जाए नहीं, माइंड में बस एक ही बात आपको लेकर चलना, फोकस करना है। बी प्लान रख लीजिए, क्योंकि आप इतने इंटेलिजेंट हैं, UPSC के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो बी प्लान तो आपका होगा ही। और आप अपने फोकस से और अपनी मेहनत से हो जाए तो ठीक, नहीं तो बी प्लान तो काबिज से नहीं, वो तो बात सही है, आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था कि नहीं भी हो सकता है। अच्छा, तैयारी के दौरान और कोई चुनौतियां जिसको आप शेयर करना चाहें? क्योंकि शुरुआत आप कितना समय लगा सर आपको, मतलब इस परीक्षा पास करने में? जब से आप परीक्षा पास करने में हमको कम से कम 6 साल लगे। 6 साल? क्योंकि पहले मैंने तैयारी शुरू की, एडवांस में तैयारी शुरू की जब मैं MA में था हिस्ट्री में, तब से ही मैंने उसकी तैयारी शुरू कर दी थी। दूसरा, मुझे प्रीलिम्स में जो फायदा हुआ वो मेरा साइंस बैकग्राउंड, क्योंकि आर्ट्स बैकग्राउंड के लड़कों को वो तो ऑब्जेक्टिव टाइप उसमें होता था उस जमाने में, अभी मुझे मालूम नहीं, अभी ऑब्जेक्टिव होता होगा। तो ऑब्जेक्टिव में जो साइंस के क्वेश्चंस होते थे, जो आदमी बायोलॉजी जानता है, जो जोलॉजी जानता है, जो बॉटनी जानता है, जो फिजिक्स भी जानता है, केमिस्ट्री तो ऑनर्स है ही, तो उसके लिए उस तरफ इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। और आर्ट्स वाली सब्जेक्ट्स को मैं पढ़ ही रहा था, तो एक तैयारी की गई मुनज़्ज़म तरीके से, और मैं सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स में पास होते रहा। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तो आप मेंस के लिए एग्जाम देंगे, और मेंस में जिस साल मैं क्वालिफाई किया, मेरा इंटरव्यू कॉल आया पहली बार, जो 4th अटेम्प्ट में, तो मुझे सक्सेस भी मिल गया, इंटरव्यू मेरा अच्छा गया।
तो आपको कोई कोचिंग आपने मतलब की वो नहीं, इस दौरान? वो कोचिंग के लिए क्योंकि मेरे अभी पास- बहुत सारे कोचिंग संस्थान चल रहे हैं आईएएस के लिए। नहीं, मैं बताता हूँ। हम्म, आजकल जितना कोचिंग पे लोग निर्भर हो गए हैं, खुद मैंने अपने बच्चों को बहुत कोचिंग कराया है, या जो भी हो लोग कराते हैं। हमारे ज़माने में ये कोई बहुत बड़ा आइडिया नहीं था। राउस की एक कोचिंग होती थी, उस ज़माने में 40,000 रुपया लेते थे वो, तो मेरे विचार से तो वो बाहर था। फिर अगर मेरे पास पैसे भी होते तो मैं उसको करना नहीं चाहता था। बस पे चढ़ के रोज़ जाइए कनॉट प्लेस, वहाँ फिर क्लास कीजिए, फिर वापस आइए, फिर तैयारी कीजिए, और इधर आपको अपना MA MPhil भी संभालना है, तो वो पॉसिबल नहीं था। आज के लड़के क्या करते हैं, वो सारी चीजें निक्स कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और वो कोचिंग में चले जाते हैं। तो अब जब जो जमाना में जिस तरह का होता है माहौल, उसके मुताबिक बच्चों को करना पड़ता है। हमारे जमाने में ज्यादातर लोग कोचिंग नहीं लेते थे। अब अभी आप क्या मतलब कि आपको क्या लगता है कि अभी कोचिंग जरूरी है या फिर सेल्फ स्टडी करना? नहीं, मैं जरूरी नहीं समझता। अगर कोई मान सोच ले कि बस वो किताबें खरीद ले, हमारे ज़माने में केस का गाइड और फलाना ये वो, आपको जो सिविल सर्विसेज में जेन्युइनली सीरियस है उसको अपने पेयर ग्रुप से ये पता चल जाता है कि उसको क्या मटेरियल पढ़ना है। तो आप कोचिंग न जाके कोचिंग का मटेरियल को पढ़िए। अब आजकल तो मोबाइल में आपको अवेलेबल है, एक से एक पॉडकास्ट है। हाँ, बिल्कुल, इंटरनेट का जमाना है। हाँ, इंटरनेट का आप जमाना गूगल से भी है। देख सकते आप चैट GPT से भी आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। रही बात, आपको एक ग्रुप होना चाहिए, जो मेरा JNU में था। उस ग्रुप में 2 फायदे हुए। एक तो ये कि हम लोग क्वेश्चन गेस करते थे, तो उससे फायदा होता था। उसमें एम्फेसिस उस टॉपिक पर ज्यादा देते थे, जो ज्यादा लगता था कि ये ज्यादा आएगा, आ भी जाता था। दूसरे क्या था कि ग्रुप डिस्कशन करते थे, उससे काफी कुछ फायदा होता था। हाँ। इंटरव्यू में भी उसका फायदा होता है। अभी इंटरनेट का जमाना है, तो आपको क्या लगता है कि अभी अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते तो क्या आपको क्या लगता है, क्योंकि इंटरनेट की वजह से लोग फोकस है, अगर फोकस है तो आपको इंटरनेट बहुत फायदा करेगा, लेकिन आपको कट द क्रैप करना पड़ेगा। लेकिन आप डिस्ट्रैक्ट भी बहुत होते हैं सर। देखेंगे, Distract भी आप होते हैं। डिस्ट्रैक्ट होंगे। तो मैंने तो पहले ही कह दिया कि अगर फोकस नहीं है तो कोई क्वालिफाई नहीं कर सकता उसमें, कितना ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। आपके सामने कुछ भी रहे लेकिन आपको फोकस करना आपको पड़ेगा। फोकस रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंटरटेनमेंट नहीं करेंगे। ऐसा तो फिल्में नहीं, हम लोग तो फिल्में भी देखते थे, ऐसी बात हाँ। ऐसे, मतलब हमने अपने पढ़ाई के स्ट्रक्चर को उस तरह से बांट दिया था कि 8 घंटा पढ़ना है भाई सिविल सर्विसेज के लिए। अच्छा, हाँ। बाकी और मैं अपना रात को भी पढ़ता था। बाकी बचे टाइम अपना डिवाइड कर अपना डिवाइड कर लीजिए आप। तो उस ज्यादा भी पढ़ सकते हैं, दिन में भी पढ़ सकते उस हैं। फिल्म भी देखते थे एंटरटेनमेंट, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। दोस्तों के साथ घूमने दोस्तों के जाते साथ घूमते थे, गप्पे उड़ाते थे, बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा, ये 6 साल हर चीज की एक लिमिट है, लेकिन हम्म ऐसा नहीं हो सकता कि हम 24 घंटे के लिए 24 अपने घंटे। दोस्त के साथ कहीं निकल गए, या फिर 24 घंटा पढ़ाई करें। और या 24 घंटा पढ़ाई करें तो फिर पढ़ाई हो ही नहीं सकती है। अब 6 साल दिमाग सल्व हो जाए। 6 साल नहीं टिक सकते 24 घंटे अगर पढ़ाई करेंगे तो। नहीं, सवाल ही नहीं है ये। कोई, मैं मानता ही नहीं, कोई अगर बोलेगा तो मैं मानूंगा ही नहीं। बहुत तो 8 घंटा पढ़ लेगा सीरियसली। उसमें होता ही है कि 1 घंटा आपने पढ़ाई की, फिर आप रिलैक्स हो गए, फिर आप अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि जो मैंने पढ़ाई की वो उसको कितना मैं उसको जज्ब कर सका, कितना आपने उसको रियली वर्कड ऑन इट। आप जब सोचते हैं तो आप बैक ऑफ द माइंड में आपको लगता है कि नहीं, सब बात तो मेरे समझ में नहीं आई है, हाँ। दोबारा पढ़िए। 24 घंटा पढ़ाई करते रहेंगे तो उधर पढ़ते जाएंगे, उधर से निकलते जाएंगे। हो ही नहीं सकता कोई, जो भी पढ़े वो, मैं नहीं मानता, फिर तो वो बेवकूफ है वो। तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए 24 घंटा पढ़ाई जरूरी नहीं है, कैसे लेकर? 24 घंटा कोई पढ़ ही नहीं सकता। आपको आप तो एक तो आपको साउंड स्लीप लेनी है, क्योंकि आपका दिमाग ही अगर काम नहीं करेगा 2-4 दिन के बाद, हो सकता है आप बहुत मेहनत करके कुछ 2-4 दिन आप पढ़ लें, लेकिन आपको तो अल्टीमेटली आपका ब्रेन हेजी होने लगेगा, फॉग होगा, आपको तो क्लैरिटी आएगी नहीं। बहुत सारे लोगों का मतलब इंटरव्यू भी देखे जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, वो कहते हैं कि हम 4 घंटा 5 घंटा सोते हैं, बाकी दिन भर पढ़ाई करते रहते हैं। करते होंगे, मैं ये नहीं कहता, आई कैन नॉट डिनाई, हो सकता है। 6 साल पीरियड के दौरान क्या चुनौतियां आई, क्या मुश्किलें आई, थोड़ा इसके बारे में बताइए सर, तैयारी करते हैं के दौरान। देखिए, जब आप फोकस्ड रहते हैं तो बहुत सारी चुनौतियों को आप एक तरफ कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि उन चुनौतियों का सामना सिर्फ आप फोकस होकर पढ़ाई करके ही कर सकते हैं। मान लीजिए आप फेल हो गए, तो आप दूसरे अटेम्प्ट के, तीसरे अटेम्प्ट के लिए आप तैयारी शुरू कर दें,
और आपको कहीं ना कहीं अपने मन में ये बात बैठाना होगा कि पुरानी बातों को या फेलियर्स को या वो लड़का क्वालिफाई कर गया वो तो मेरे जैसा नहीं था, मैं तो ज्यादा ब्राइट था। आप अगर इस सब कॉम्प्लेक्सेस को लेके चलेंगे तो फिर आप माइंड में रिग्रेशन आ जाएगा, आप रिग्रेसिव हो जाएंगे तो आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मैंने कहा कि जहाँ मेहनत बहुत सख्त करनी है, एट द सेम टाइम आपका फोकस भी उतना ही मुस्तकिल होना चाहिए और बहुत पायदार होना चाहिए, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। कभी डीमोटिवेट भी होते होंगे शायद। बिल्कुल, तो इंसान उसको है। मोटिवेट करने के लिए क्या करते थे भैया आप? कुछ नहीं कभी हुआ हमारे जमाने में तो कोई टेप रिकॉर्डर भी नहीं, कोई लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाना सुन लिए, किशोर कुमार का गाना सुन लिए, मुकेश जी का गाना सुन लिए। अक्सर मैं जब फेल करता था तो मैं अपने बालकनी में जा करके, एक मुकेश का गाना है कि लाखों तारे आसमान में एक भी ढूंढे न मिला, वो दिवाली की रात है, वो है ना कुछ एक भी कुछ इसी तरह का है। हाँ। तो वो भी मैं गाता था, क्यों नहीं, इंसान है। अगर हम डीमोटिवेट को एंटरटेनमेंट के जरिए दूर कर देते थे। एंटरटेनमेंट के जरिए अपने आप को समझाने के लिए अपने, देखिए आपको ये तो मान के चलना पड़ेगा कि आपकी मेहनत अगर 80% है तो 20% एक स्लाइस ऑफ लक भी चाहिए। बहुत ऐसे लड़कों को मैंने देखा जिन्होंने इंटरव्यू दिया, मेरा दोस्त था श्रीनिवास, वो 3 बार इंटरव्यू दिया, बाद में वो मिलिट्री में मेजर हो गया, फिर तो लेफ्टिनेंट सेकंड लेफ्टिनेंट हुआ, फिर बाद में मेरी मुलाकात हुई तो उसकी तकदीर में लिखा था कि वो मिलिट्री में जाएगा। जब डीमोटिवेट करने के लिए आपके अपने लोग ही होते हैं, लेकिन आपको उसको सॉल्ट क्या कहते हैं, पिंच ऑफ सॉल्ट लेना है। फिर वही बात आ जाती है कि आपकी मेहनत लगातार होते रहनी है, आपका फोकस रहना है। वो जिंदगी के हर महाज पे आप बिजनेस करते हैं, वहां भी कभी हो सकता है बिजनेस डाउन हो रहा है तो आप डिमोटिवेट तो होंगे। इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप मेहनत करना छोड़ देंगे, बस चलते रहना। तो आपका जो सर्विस था, उस सर्विस में क्या काम होता था, थोड़ा इसके बारे में बताइए सर। मेरी सर्विस है IRAS, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस। अंग्रेजों ने इसका नाम अकाउंट रखा है, ये बेसिकली फाइनेंस सर्विस है। ये रेलवे के फाइनेंस को हर तरह से कंट्रोल करता है और वो एक पैरेलल अथॉरिटी होता है एग्जीक्यूटिव के सामने। जैसे एक जनरल मैनेजर है, तो जनरल मैनेजर कोई काम फाइनेंशियल नहीं कर सकता जब तक प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर जो मैं था वो उसको वेट न कर दे या उसको कंकरेंस न दे। तमाम टेंडर्स में फिनांस का बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो एक छोटा सा कोई 50,000 का कोई सामान खरीदना हो, चाहे कब खरीदना हो, या 5,000 करोड़ का टेंडर हो, वो फिनांस के अलग अलग लेवल पे कम फाइनेंशियल वो है वक्त है, तो उसको उसी हिसाब से छोटे ऑफिसर्स देखेंगे, उसी हिसाब से बड़े देखेंगे। जैसे मैं अभी NFR में 4 साल तक प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर था, तो वहाँ 8 स्टेट का काम हो रहा था। वो बताइए आपको, ये अररिया गलगलिया इसके सारे टेंडर्स मैंने किए। अच्छा, ये सूखे में पड़ा हुआ था, इसको जान डालने के लिए मैंने कोशिश की। पहली बार तो आपके साइंस से ये काम आगे बढ़ा? नहीं, मेरे साइड से बिल्कुल एकदम ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब उसमें सिर्फ 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ था और कोई काम नहीं हो रहा था सिवाय इसके कि कहीं पे एक आइसोलेटेड ब्रिज बना दी गई थी, तो मैंने GM से कहा कि साहब ये मेरे इलाके का है, तो कुछ रीअप्रोप्रिएशन करके कुछ पैसे दिए जाए, काम शुरू हो। तब तक मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने भी फिर, खास करके स्ट्रेटेजिक लाइन है ये, तो गवर्नमेंट ने फिर फंडिंग शुरू कर दी। और एक वक्त तो ऐसा आया कि बहुत प्रेशर पे हम लोग काम करते थे, क्योंकि काम का ब्यौरा जो है रेलवे मिनिस्टर खुद लेते थे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, एक ऑफिसर से पूछते थे। तो ये काम बहुत त्वरित गति से हुआ है और अब तो कमीशनिंग भी होने जा रहा है। वो इसको 2024 में होना था, लेकिन 2025 के एंड तक ट्रेन चल रही है, चल जाएगी। तो इसका कोई कार्य क्षेत्र होता है सर? कौन से क्षेत्र में आपका? देखिए, एक तो रेलवे बोर्ड है जो पूरे हिंदुस्तान में है, उसका पावर तो पूरे हिंदुस्तान में, अल्टीमेट अथॉरिटी, जहाँ मंत्री बैठते हैं, जहाँ CRB बैठते हैं, जहाँ बोर्ड मेंबर्स बैठते हैं और बहुत सारे अफसरान बैठते हैं, फिनांस के बैठते हैं, ट्रैफिक के बैठते हैं, हर सर्विस तो पूरे देश के हो गए, वो पूरे देश का हुए। दूसरा जो ढांचा है वो ये है कि जोन है। जैसे आपको ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जिसमें बहुत सारे डिविजन्स हैं, तो अभी मान लीजिए हमारा जैसे कटिहार डिवीजन है, कटिहार डिवीजन NFR नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, जहाँ जनरल मैनेजर बैठता है, जहाँ हम भी बैठते थे, फिनांस का हेड, तो ये पूरा जो आपका कटिहार हो गया, न्यू अलीपुरद्वार हो गया, बड़े बड़े जो डिविजन्स हैं, जिसमें
फिर 200 के करीब स्टेशन होते हैं। कटिहार डिवीजन में आप देखेंगे, मुझे ठीक से याद नहीं है, कम से कम 200 स्टेशन होंगे। 28-29 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ, दार्जिलिंग से लेके बालूरघाट से लेके कटिहार डिवीजन। हाँ, बिल्कुल कटिहार डिवीजन। वहाँ एक डीआरएम बैठते हैं। कटिहार में मैं सीनियर डिविजनल फाइनेंस मैनेजर रह चुका हूँ। अच्छा। मैं फिर वहाँ एक पैरेलल अथॉरिटी था, हालांकि मैं जूनियर था, लेकिन फिनांशियली फिनांस का जो काम होता ब्रीफ है उसमें मैं इंडिपेंडेंट था। अच्छा अच्छा। हम उसके मामले में रिपोर्ट करते थे अपने प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर को जोन में। तो एक रेलवे बोर्ड हो गया, एक जोन हुआ और एक डिवीजन हुआ। 3 ही यूनिट होती है इसकी बेसिक। तो ये फाइनेंशियल काम में चुनौतियां भी बहुत सारी होती होंगी। हाँ बिल्कुल, हर काम में चुनौती है, तो फिनांस में तो चुनौती होनी है। मान लीजिए आपको एक एस्टिमेट वेट कर रहे हैं और वो 1000 करोड़ का है या 500 करोड़ का है, तो आपको तो देखना पड़ेगा ना उसको। और वो अकेले आप थोड़े देखते हैं, नीचे से लोग देखते हुए आते हैं। हर ग्रेड के ऑफिसर्स हैं, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइडेड है। फाइनल अथॉरिटी आप हैं, तो आपको देखना है। आप आंख बंद करके उन पर विश्वास नहीं कर सकते। उसी तरह से आप 1000 करोड़ का या 500 करोड़ का या 200 करोड़ का टेंडर कर रहे हैं, तो आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। मान लीजिए आप जैसे उसकी जब फिनेंशियल इवैल्यूएशन है, जो प्राइस है, जो कॉस्ट है, कितना वो है, वो आपको देखना है। अगर कोई टेंडर हुआ, आपने मान लीजिए 250 करोड़ में दे दिया, सिमिलर टेंडर उसी जगह या अगल बगल में 200 करोड़ में हो गया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। ये भी देखना पड़ता है। ये देखना पड़ेगा आपको कि भाई ये काम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। और जो रेट है, चूंकि हर चीज का रेट रेलवे में एकदम बिल्कुल तय किया हुआ है, उसका एक बाज़ाब्ता वो बना हुआ है कंप्यूटर में, आपको उससे देखना है और आपको मना कर देना है कि भाई ये तो रेट हाई है। चाहे गवर्नमेंट की तरफ से हो या जो काम होता है, हर एक काम में करप्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा पड़ा है। तो आपके रेलवे में भी ऐसा कुछ है? हाँ बिल्कुल, मैं नहीं समझता कि कोई डिपार्टमेंट ऐसा है जो कोई कह देगा कि बिल्कुल करप्शन फ्री है। बट रिलेटिवली रेलवेज में, सेंट्रल गवर्नमेंट में करप्शन बहुत कम है। क्योंकि आप जब देखेंगे किसी भी स्टेशन में कोई काम को, कोई प्लेटफॉर्म को, किसी बिल्डिंग को देखेंगे रेलवेज की, तो आप स्टेट गवर्नमेंट से उसको कंपेयर नहीं कर पाइए। मैं ये नहीं कहता कि स्टेट गवर्नमेंट में काम अच्छा नहीं होता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता है। लेकिन ये कैसे कहा जा सकता है? करप्शन कैन नॉट बी रूल्ड आउट अनटिल के पूरा सिस्टम इतना पावरफुल हो जाए। जैसे भी कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, जैसे अब एआई का जमाना आएगा, तो जितने लूप होल्स हैं वो धीरे धीरे टाइटन अप होंगे। क्योंकि मेरा जो कहना ये है कि सिस्टम जब रोबस्ट होगा, तो हर तरह के एनोमलीज धीरे आप डेवलप कंट्री में चले जाइए, वहाँ आपका वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट अगर ओवरबोर्ड भी है, तो वहाँ का सिस्टम को वो नहीं तोड़ पाता है, क्योंकि वो सिस्टम अंदर से बहुत मजबूत है। हमारे यहाँ वो सिस्टम बन रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारा सिस्टम नहीं है। आज़ादी के बाद जो हम लगातार अभी चल रहे हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, काम तो हो रहा है। सर, बहुत सारे भी युवा सिविल सर्विसेज में जाने की सोच रहे हैं कि जाएं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि बिल्कुल जाइए। हाँ, लेकिन ये तय कर लीजिए, जो मैंने कहा कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये गालिब का शेर है। ये इश्क नहीं आसान, गालिब कुछ है और आग का दरिया है और डूब के जाना। तो कोई भी, अगर आप सिविल सर्विसेज की बात क्या करें, कोई बिजनेस ही आप करना चाहते हैं, वो भी एक आग का दरिया है, डूब के जाना। हर क्षेत्र में चुनौती है। हर क्षेत्र में चुनौती है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर कोई बच्चा, कोई जवान साल लड़का लड़की, वो कहे कि मुझे आईएएस बनना है, तो बिल्कुल उसको चाहिए। अब उसके लिए सिर्फ चाहना काफी नहीं होगा, आपको देखना होगा, अपने आप को इवेलुएट करना पड़ेगा। आपकी क्वालिफिकेशंस कैसी हैं, आप किस तरह से पढ़ते हैं और कितनी मेहनत कर रहे हैं उसके लिए। क्योंकि यूपीएससी कोई 2-3 साल की चीज नहीं है, आपको ग्रोथ आपके अंदर शुरू से होते रहना है। शुरू से। हाँ, आपको तो एम्बिशन बहुत पहले से अपने अंदर रखना पड़ेगा। जब आप हाई स्कूल में हैं तब भी तैयारी करने से पहले ही बिल्कुल आपको तो मतलब मुकाबिल बनना पड़ेगा ना, तभी आप उसके लिए आप तैयारी कर पाएंगे। इट इज एक्विटल ऑफ सम काइंड ऑफ रिस्पांसिबिलिटी व्हिच कैन नॉट कम बाय जस्ट मगिंग अप फॉर 3 इयर्स। ये तो आपको शुरू से ही मैंने माइंड बना लेना पड़ेगा। बहुत सारे युवा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, जिसकी वजह से वो अपने काम में फोकस नहीं कर पाते हैं, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं काम से। उसको आप क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, पॉलिटिक्स हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन एक स्टूडेंट को, स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी होती है,
लेकिन जो बड़े लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा ओवरबोर्ड जाने से आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो कल को आप मान लीजिए कि आपने फेसबुक में बहुत सारे कमेंट्स कर दिए, उससे आपको कुछ तो मिलेगा नहीं, और आपका फोकस अगर कहीं डिरेल हो गया क्योंकि आप कुछ कम कहेंगे, कोई दूसरा आपको कुछ कहेगा, तो आप तो फिर उसी तरह चले गए। तो आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, उसके लिए तो एकाग्रता चाहिए। फिर उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय ये कि आप अपने फोकस से आप अपने आप को, अपनी एकाग्रता को, अपनी काविश को, मेहनत को, जो भी उसको कहिए, उससे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। उसके बाद आप हर कुछ कर सकते हैं। आप सिनेमा देख सकते हैं, आप इश्क भी लड़ा सकते हैं, कोई मना नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि टाइम टेबल भी सेट कर सकते हैं, अपना इतना घंटा तक पढ़ाई करना है, उसके बाद फिर अपने फिर भी आपके बैक ऑफ द माइंड में जब आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो आपको पता है कि ये ऐसी है, तो आपको तो दिमाग में ये रहना है कि मुझे पढ़ाई करनी है भाई। बहुत सारे युवा पॉलिटिक्स को पर्सनली ले लेते हैं। पॉलिटिक्स को अगर हम जिसको सपोर्ट करते हैं इसके लिए उसके प्रति किसी को कोई मतलब मैं दुआ कर सकता हूँ हाँ। कि ऐसा ना करे बच्चे। माँ बाप को भी चाहिए कि शुरू से अपने बच्चों के फोकस को देखिए। पेरेंटिंग का मतलब जरूरी नहीं है कि आप कोई मिलिट्री शासन करें, लेकिन आप जरूर उनके दिल दिमाग में इस बात को डालने की कोशिश कीजिए कि बेटा तुमको कुछ कामयाब होना है, तुमको कुछ अच्छा करना है। तो माँ बाप से बढ़कर कोई फ्रेंड नहीं हो सकता बच्चे का। अच्छा, आपको पॉलिटिकल लोगों के साथ देखा जाता है, तो आपको क्या इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में? नहीं, मैंने बहुत बार, और आज इस पॉडकास्ट से मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, एक बैट्समैन अपना बैटिंग करके एक पर्टिकुलर एज में रिटायर हो जाता है। एक सरकारी अफसर भी, जो मुझे करना था, उस IAS अफसर को देखकर जो इंस्पायर होकर के, और मेरे अब्बा जान ने जो उन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया, और मैं किसी सिविल सर्विस के किसी ग्रेड में जाकर मैं कामयाब हुआ, और अपनी नौकरी करके जो एक इंसान करता, मैं रिटायर होकर घर आया हूँ। तो अब मैं सुकून से जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मैं ये पॉलिटिकल नहीं हूँ, पॉलिटिक्स में मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन पर्सनली मैं किसी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बन सकता। मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ। ये बात इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कुछ दिन पहले IPS ऑफिसर रह चुके शिवदीप लांडे जी अपनी पार्टी बनाई, उसके बाद फिर आपके घर आए हुए थे, तो लोग ये कयास लगा रहे हैं कि आप नहीं, वो मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ। शिवदीप लांडे साहब मुझे बहुत अजीज हैं। मैं उनको पहले से नहीं जानता था, ये भी सही है। अच्छा, मैंने जानने का मतलब एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं था। जानता तो था कि एक बहुत जबरदस्त अफसर हैं वो, उनका बहुत नाम था, काफी मीडिया में वो नाम आता था उनका जब वो SSP थे। अब फराग आलम साहब ने मुझसे कहा कि वो सब जगह मिल रहे हैं, तो वहाँ भी मेरे यहाँ भी आना चाहते हैं। तो एक फेलो ऑफिसर, आपका छोटा भाई, ठीक है, वो पॉलिटिक्स में गया है, वो उसका ब्रीफ है, मैं क्यों जज करूं कि उसने IPS क्यों छोड़ दिया। मैं होता IPS तो मैं किसी हालत में, मुझे कोई कहता कि पॉलिटिक्स करो, मैं कहता इतना सिक्योर जॉब छोड़ के मैं क्यों जाऊं। लेकिन उनका जज्बा है, वो सर्विस करना चाह रहे हैं, वो देना चाह रहे हैं, पब्लिक में जाना चाहते हैं। हर इंसान का अपना अपना मिशन होता है। तो उन्होंने जब रिक्वेस्ट आया उस तरफ से, तो मैंने कहा कि लब्बैक, आइए, मेरे यहाँ हर कोई आएगा, किसी की पाबंदी नहीं है। तो उन्होंने जब आने का इरादा किया, तो जो मेरे दोस्त लोग हैं, जो मेरे अहबाब हैं, कुछ उन लोगों में से जो अवेलेबल थे, मैं बुला लिया कि भाई ये चूंकि लोगों से मिलना चाहते हैं, बस इतनी सी बात है। उस रोज के बाद लांडे साहब से मेरी आज तक फोन से भी बात नहीं हुई। अच्छा सर, आपसे पूछना चाह रही थी मैं कि अगर आपके जीवन में अब तक आपने इतनी बड़ी आपकी जर्नी रही है, इसमें आपको सबसे ज्यादा किस बात पर गर्व है कि मैंने ऐसी लाइफ जो है जी? किसी बात में नहीं, कोई ऐसी चीज है जो होनी नहीं चाहिए जी। फखर, गर्व, ये सब इगोइज्म है, इगोटिस्टिकल मामला है, ये इगोइस्टिक मामला है। आप एक साफ सुथरी जिंदगी जी लें, जो आपके अपने हैं उनको आप अपनाइए, जितनी मोहब्बत लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए, फिर अपने आप आपको वो तसल्ली मिल जाएगी। तो आपको कभी अपने सिविल सर्विस क्वालिफाई किया तो कौन, बहुत लोग क्वालिफाई करते हैं जी सर। अब यहाँ तो चूंकि क्वालिफाई लोग नहीं करते हैं, कम किए, या मैं नहीं किया, या कुछ और एक आध लोग किए हैं, तो ज़्यादा मैंने वो है। मैं ऐसा फैमिली जानता हूँ, 3 भाई हैं, तीनों सिविल सर्विसेज में जी। तो ऐसा कोई ये नहीं, बस मुझे इस बात का इत्मीनान है कि जो सर्विस में मैं गया, जो बचपन से मैं सोचा, तो भले मुझे IAS नहीं मिला, लेकिन उसी लीग की सर्विस मिली, सेम एग्जाम से मैं 369 रैंक ले आया,
और मैं क्वालिफाई किया। जी इस बात का बेहद दुख कि जो शख्स मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था, मेरे अब्बा, जी मेरे पिताजी, वो उस वक्त तक जीवित नहीं रहे, जी। तो वो नहीं देख पाए कि मैंने क्या क्वालिफाई किया। जब आपने ये सफलता पाई तो जी, उस तक मेरी माँ ने देखा, जी इस बात की मुझे इत्मीनान है, मेरी बहनों ने देखा, मेरे परिजनों ने देखा। तो इस बात, और दूसरे ये कि मैं ये चाहता था कि मैं जब सर्विस करूं और रिटायर करूं तो रेस्पेक्टफुली मैं रिटायर करूं। जी ऐसा नहीं कि कोई केस हो गया, कोई बात हो गई, तो उसके लिए मैं अपने आप को बहुत मुतमईन पाता हूँ कि चलो अब हो गया। जी सर, अब तक आपने जो भी सर्विस की है उसमें आपकी पोस्टिंग अब तक कहाँ कहाँ पे रही है? बहुत जगह। देखिए, मालदा से शुरू हुआ था, जी जो सबसे पहली पोस्टिंग होती है। जैसे कोई एसडीओ बनता है और रेलवेज में वहाँ एडीएओ बनते हैं, अभी एडीएफएम बोलते हैं, असिस्टेंट फिनेंशियल डिविजनल फाइनेंशियल एडवाइजर। मैं मालदा में बना था क्योंकि मैं होम सिक आदमी हूँ। जी देखिए, मैं गांव में जाके रहता हूँ अभी रिटायरमेंट के बाद। जी सर। दिल्ली में घर है मेरा, लेकिन मैं नहीं रह सकता। जी हाँ मैं थोड़ा होम सिक टाइप इंसान हूँ और अपने इलाके से मोहब्बत है मुझे, तो मैं मालदा में रहा। मालदा के बाद मैं जमालपुर गया। जमालपुर बहुत बड़ा वर्कशॉप है, वहाँ 20,000 लोग वहाँ काम करते हैं। वहाँ का मैं डिप्टी सीईओ था। फिर वहाँ से फिर मैं चला गया समस्तीपुर, वो भी मेरे घर से नज़दीक था। समस्तीपुर डिवीज़न का मैं डिविजनल फाइनेंशियल मैनेजर रहा। फिर मैं हाजीपुर गया, वो जोन है, वहाँ जोनल ऑफिसर रहा, बहुत दिनों तक रहा। फिर वहाँ से ट्रांसफ़र जोनल कैपेसिटी में ही मेरा डायरेक्टर कमर्शियल में, मैंने डिप्टी सीईओ टी बोलते हैं वैसे, तो आपकी समझ के लिए मैं बोल रहा हूँ। मैं चला गया पटना में बिस्कोमान टावर में 7वां 8वां फ्लोर में। मेरे तमाम स्टाफ होते थे, 300 स्टाफ थे, 150 तो मेरे इंस्पेक्टर्स थे। तो वहाँ मैं काफ़ी दिन नौकरी किया। वो ट्विन टावर पटना का, वहाँ मैं रहता था। कुछ दिन पहले मैं समनपुरा में रहता था, क्योंकि वहाँ अभी ऑफिसर्स के क्वार्टर्स नहीं बने थे, हाजीपुर रेलवे नया रेलवे था। वहाँ के बाद फिर मैं कटिहार आया, क्योंकि मैं अपने इलाके में भी घूमना फिरना चाहता था लोगों से, और मैं ये नहीं चाहता था कि रिटायर करने के बाद मैं लोगों से मिलूं। मैं चाहता था मैं सर्विस में ही अपने लोगों से मिलूं। जी सर। तो मैं लोगों से मिलना जुलना शुरू किया। उसी में बहुत लोगों को ये गलतफहमी हो गई कि शायद ये पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। जी सर। ये कौन बात हो गई? अपने लोगों से मिलना, अपने ही लोगों से हाथ मिलाना, अपने लोगों को मोहब्बत करना, इसका जरूरी नहीं है कोई मेरी जगह हो सकता था तो वो पॉलिटिक्स तो में सर भी आ आप सकता। सर्विस में रह के ही उनसे मिलते थे या फिर बिल्कुल बाहर मिलते थे। पर्सनली भी? बिल्कुल, जब मैं कटिहार में था, मैं गाड़ी लेके घूमता रहता। जैसे मेरा कार्य क्षेत्र था, जी। किशनगंज स्टेशन, अररिया स्टेशन, पूर्णिया स्टेशन, जोगबनी स्टेशन, आपका ये सारे ये एनजेपी, ये तमाम जितने स्टेशन से सब तो मेरे ही इसमें फिनेंशियल तो मेरा ही था। तो मैं इंस्पेक्शन करता रहता था, घूमता रहता था। जी सर। तो काफी लोगों से मुलाकात होती थी, शादी ब्याह अटेंड करने लगे। क्योंकि जब मैं बाहर किसी और जगह में नौकरी करता था तो मैं यहाँ इलाके में नहीं आके कुछ इतनी छुट्टियाँ नहीं मिलती। जी सर। तो कटिहार आ गया। कटिहार के बाद फिर मैं चला गया पटना, दोबारा वापस जोनल ऑफिस में, और वहाँ से मैं चला गया दिल्ली। दिल्ली में मैं, आपने सुना होगा कि IRCTC एक ऑर्गेनाइजेशन है, जी हाँ सर। वहाँ डेपुटेशन पे मैं ग्रुप जनरल मैनेजर फाइनेंस बना, जी। और वो भी एक्सपीरियंस बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा। वहाँ स्टेट्समैन बिल्डिंग दिल्ली में सर आप कितने दिन थे? वहाँ मैं 3 साल था। 3 साल से। जी। वहाँ के बाद मैं चला गया फिर गुवाहाटी, क्योंकि फिर वो घर से नज़दीक वाली बात थी, जी हाँ सर। और ये कटिहार डिवीजन गुवाहाटी जोन में है। तो वहाँ मुझे कंस्ट्रक्शन में पोस्टिंग मिली, जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि ये गलगलिया जी हाँ सर। अररिया जो ये प्रोजेक्ट है, ये मेरे ही टाइम में चालू हुआ। जी सर। और उसके तमाम टेंडर्स, जितने जो भी स्टेशंस बन रहे हैं, सब मेजर तमाम रास्ता वगैरह जितना भी पीवे का है, सारा काम एज ए फाइनेंस ऑफिसर मैंने ही किया है। जी। तो सर अब तक लगभग 4-5-6 जगह आपने? नहीं, उसके बाद फिर गुवाहाटी के बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया बहुत दूर। वो आप कहेंगे वो उस जगह का नाम है बिलासपुर। वो भी एक रेलवे, नया रेलवे। मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। वहाँ के जंगलात का, वहाँ का एक अलग कल्चर है, ये छत्तीसगढ़ में। जी सर। फिर सर, वहाँ आपके लिए अब तक सबसे बेहतरीन जो पोस्टिंग रही आपकी कौन सी जगह में? हर जगह। देखिए, अगर आप किसी को बेहतर मानेंगे, किसी को खराब मानेंगे, आपको जैसे मुझे बिलासपुर भेजा, जी सर। तो ऐसा नहीं था कि मेरे चॉइस का था, लेकिन आपके ऑल इंडिया सर्विस है, जी। ऑल इंडिया तो नहीं, उसको जो भी सेंट्रल सर्विस है, तो आप चले गए। वहाँ भी आपका वही रेलवे स्ट्रक्चर है, वही स्वागत होगा आपका, वही बड़ा ऑफिस मिलेगा। फिर वहाँ से प्रमोट होकर के लेवल 15 में, जो हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड कहते हैं, मैं चला गया बड़ौदा, जहाँ से मेरी ट्रेनिंग हुई थी। वही मैं ट्रेनिंग का वहाँ मेन आदमी था। जी सर। सारे लोग वहाँ जो ट्रेनिंग कर रहे थे वो
मेरे अधीनस्थ थे, तो बहुत अच्छा लगा वहाँ तो का सर माहौल। आपके अपने इलाके में जब आपकी पोस्टिंग है तो उसका एक्सपीरियंस आपका क्या रहा? देखिए, मैं थोड़ा होम सिक बाई नेचर हूँ, तो ऑफिस का काम तो मैं ईमानदारी से जो करना मैं करता ही था। एट द सेम टाइम मैं अपने इलाके में घूमता रहा, सबसे मिलते जुलते रहे, तो एक तसल्ली हुई। और मैं ये नहीं चाहता था कि सिर्फ रिटायर होकर के मैं मिलूं। जी मैं आई वांटेड टू मेक ए स्टेटमेंट दैट आई शुड मीट माय पीपल बिफोर हैंड। तो जब मेरे पास 15 साल की सर्विस थी उस जमाने में 2010, तो मैं सबसे मिलता था। सर आपने जो ये अभी तक आपने जो सर्विस की उसको कितने अटेम्प्ट में आपने सफलता प्राप्त वो कर? तो मैंने बताया पहले कि 4th अटेम्प्ट में qualify। 4th अटेम्प्ट में। सर तैयारी के दिनों में ऐसा कोई आपकी कोई ऐसी कोई मेमोरी या ऐसी कोई याद रही हो जो आपको अब तक याद है? वो काफी, वो ऐसा कुछ खास नहीं कि यहाँ बयान किया जाए। हर किसी के लाइफ में हंसी मजाक होती है, दोस्तों से कभी लड़ाई हो जाती है, ये थोड़ा बयान किया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं, बस ये कि मैं बढ़ता रहा, गामजन रहा, काम करता रहा, और फाइनली मैं क्वालिफाई किया, तो उसके बाद मैं चला गया सर्विस। अच्छा सर, अगर आप IRAS नहीं बनते तो उसके अलावा और क्या वो बनना भी मैंने चाहते थे? बताया कि मैं JRF मेरा था ऑलरेडी। JRF। और हाँ, तो मैं बहुत मुस्तनद प्रोफेसर दीपांकर गुप्ता के अंडर में, वो भी JNU, जी। उनकी एक रेपुटेशन है, वो टीवी में आते हैं, वो हमेशा जो है वो आर्टिकल्स लिखते हैं, आज भी उनके आर्टिकल्स लोग पढ़ते हैं, बड़े बड़े अखबार में छपता है। वो उनके अंडर में मैं MPhil किया, जी और 8 क्रेडिट्स मुझे मिले आउट ऑफ 10, जी सर। जो डिसर्टेशन मेरे पास है। दूसरा ये कि मैं फिर PhD करता हूँ उन्हीं के अंडर में, जी सोशियोलॉजी में। तो जूनियर फेलोशिप से सीनियर फेलोशिप मिल चुका था, तो मैं फिर किसी न किसी जगह सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उस वक्त आराम से जॉब मिलता मुझे, क्योंकि जो लोग मेरे पीछे थे, जो UPSC क्वालिफाई नहीं किए, उनको जॉब मिला। तो मैं टीचर होता, मैं प्रोफेसर होता, जी सर। और मैं किताबें लिखता, वो पता नहीं क्या करता, वो एक अलग लाइफ होती है। लाइफ तो आपको तो अपना चार्टर कर लेना है कि किधर चलना है। अब सिविल सर्विसेज हो गया तो मैं सिविल सर्विसेज में चला गया। अगर सर अगर बनते आप तो फिलोसफर या कुछ, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि किस टाइप से आप कोई क्या चीज़, चीज? देखिए, कोई चीज़ जो मैं बना ही नहीं, उसके बारे में मैं क्या कर सकता जी। हूँ। लेकिन चूंकि बाय बर्थ मैं मेहनती हूँ, जी तो मैं मेहनत करता, मैं अपने आर्टिकल्स लिखता, मैं अपनी किताब लिखता, और अपने जो वार्ड जो मेरे अधीनस्थ पढ़ते बच्चे, मैं उनको इंस्पायर करता। जी क्योंकि मैं बड़ौदा में जब पढ़ाया तो मुझे बहुत बेहद खुशी मिली, क्योंकि जब मैं पढ़ाने गया तो मैंने कहा कि मैं कोई गूगल नहीं हूँ। UPSC क्वालिफाई करने का मतलब, मैंने कहा आप लोग भी UPSC क्वालिफाई करके पढ़ रहे हैं, जी ट्रेनिंग में आए हुए हैं, कोई गूगल नहीं है, कोई ChatGPT नहीं है, हम लोगों के अपने अपने अंडरस्टैंडिंग है। तो मैं आपको वही बताऊंगा जो प्रैक्टिकली मैंने किया अपने सर्विस में। तो वो काफ़ी इंटरेस्टेड हो गए, मेरे क्लास में मुझे ब्रेक लेने नहीं देते थे। जी हाँ, बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैं 1 to 1 मैं बच्चे के दिल में जाता था। जी किसी को नींद आ रही तो मैं कहता तुम जाओ, जाकर सो जाओ, क्यों टॉर्चर कर रहे हैं, छोड़ दो उसको, बच्चे को कल आ जाएगा। जी सर, एक बात और आपसे कि पहले के ज़माने की तैयारियां जो थी वो आसान थी या अब की जो है वो ज़्यादा आसान है, जो इंटरनेट से जुड़ी हुई है या जैसी भी? देखिए, 2 बातें हैं। आज कंपटीशन ज़्यादा है, आज बच्चों पर प्रेशर ज़्यादा है, बहुत डिस्ट्रैक्शन बहुत है। जी सर। मोबाइल तो अपने आप में ही एक डिस्ट्रैक्शन है, जी सर। जबकि मैं मोबाइल को एजुकेशन का बहुत बड़ा टीचर मानता हूँ। एक से एक पॉडकास्ट है फ्री में, सही तो आप यूज पढ़ सकते हैं, आप उसको सही इस्तेमाल करें तब तो। लेकिन बच्चे हैं, कहीं ना कहीं तो डिस्ट्रैक्ट हो ही जाते डिस्ट्रैक्ट हो ही जाते हैं। हमारे ज़माने में ये सब डिस्ट्रैक्शन नहीं था। दूसरे ये कि सिविल सर्विसेज का जहाँ तक सवाल है और सीमांचल का जहाँ तक सवाल है, तो यहाँ हमारे ज़माने में सिर्फ SC ST, मान लीजिए 1000 पोस्ट है तो 200 पोस्ट चला गया उधर, 800 तो फ्री हो गए ना। जी सर। अभी 500 ही अवेलेबल है आपको, क्योंकि OBC वगैरह का करने के बाद, और यहाँ किसी को OBC का वो मिला नहीं है। तो इससे और बच्चों के लिए, खास करके सीमांचल के बच्चों के लिए, वो कंपटीशन तो और कंपटीशन टफ हो गया। लेकिन उसका एक ब्राइटर साइड देखिए आप, आज जॉब अपॉर्चुनिटीज जितने हैं, क्या कल था? एक बच्चा आराम से कमा सकता है, वो कोई भी काम ले ले, डिजिटल में ले ले, AI में ले ले, वो कंप्यूटर्स में ले ले। हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था। हो सकता था हम लोग भी, हमारे यहाँ बैंकिंग, जी। टीचर,
या तो यूपीएससी या बीपीएससी जो स्टेट सर्विसेज के जी हैं, सर। आज इनके सामने एक पैनोरामा ऑफ लैंडस्केप्स खुला हुआ है जी, कि जहाँ चाहे जा सकते हैं, लॉट ऑफ चॉइस। लॉट ऑफ चॉइस है। जी सर। कोई बच्चा चाहता है मैं दिल्ली बम्बई छोड़ूंगा नहीं, जी सर। तो वो क्यों सिविल सर्विस गिर जाएगा? वो अपनी लाइफ है उसकी, वो अपना उस तरह का लाइफ जीना चाह रहा है, तो वो किसी ना किसी ऐसे फील्ड में काम करेगा जो वो दिल्ली और बम्बई में ही रह के कर सके। इजी सर अभी है या पहले वाला ज़्यादा था फिर क्या पढ़ाई वगैरह एजुकेशन का भी? पढ़ाई कभी इजी नहीं होती है, उसमें फोकस चाहिए, जी कंसिस्टेंस। आज भी जो बच्चे देखे कितने आईआईटी में पास कर रहे जी। हैं, नीट में पास कर रहे हैं, क्या वो बच्चे नहीं हैं? बिल्कुल। वो तो हमारे ही बच्चे हैं। हम कैसी पेरेंटिंग कर रहे हैं अपने बच्चों की? आपका बगल में कोई पास कर जाएगा, बच्चे को आप बुरा भला कहना शुरू कर देंगे तो वो बच्चा बच्चा थोड़ा रहेगा आपका, जी सर। वो तो फिर डिमोटिवेट हो जाएगा, वो आपको अपना दुश्मन समझेगा। जिस वक्त भी आप उसके सामने आएंगे वो कहेगा अरे बाप, ये तो क्वेश्चन करेगा हमको। आपको समझना होगा ना कि मेरे बच्चे में क्या कैपेसिटी है, जी। उसकी नुमा हम कैसे कर सकते हैं। उतने ही उसके, मेरा बच्चा अगर 86% लाया है तो मुझे बोलना है कि 86% आया है, ना कि ये बोलना है कि दूसरे का बच्चा 99 लाया। कंपैरिजन नहीं करना ये है। कौन कंपैरिजन करके आप क्यों डिमोरलाइज कर रहे जी। हैं? फिर बच्चा किसी ना किसी दोस्त, खराब दोस्त के पास जाकर के वो सुकून जहाँ मिलेगा वो वहाँ जाएगा, घर से मतलब कट घर से कट जाएगा वो। जी सर। अच्छा सर, जैसे आपने 3 अटेम्प्ट आपके फेल हुए थे आप, तो उस टाइम पे क्या आप डिमोटिवेट हुए थे या आपने इसको छोड़ देने के लिए सोचा, या फिर आपको लगा कि अब आपसे होगा नहीं? तो देखिए, पहले ही मैंने बताया कि मेरा एक प्लान भी था, जी किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई किए हुए हैं तो उस ज़माने में जॉब नहीं मिलने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, मिलती जी। ज़रूर मिलता आपको। तो एक तो वो था मेरा। दूसरा ये था कि क्योंकि एक फोकस था मेरा, तो ये कोई कह ही नहीं सकता कि वो डिमोटिवेट नहीं होगा। जी सर। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, फाइनली यू कम टू नो कि आप यू हैव कम क्रॉपर, आपको नहीं मिला, यस सर। और आपका बगल का साथी सब यूपीएससी करके बड़े बड़े अफसर बन रहे हैं, तो दिल में तो चोट लगती है। यस तो उस डिमोटिवेशन को फिर आप कैसे अपनी ताकत बनाएंगे या उसको अपना फेलियर बनाएंगे, ये तो आप पर है। यस सर। बावजूद इस बात के कि मुझे दुख हुआ, मुझे बहुत बार लगा कि अरे ऐसा तो नहीं कि, जैसे एक दोस्त मेरे कहा कि क्या दिमाग कम है, यही सेंटेंस उसने कहा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, चलो आगे बढ़ते रहते हैं। आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त थे, जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ के कहा कि इस बार आप दीजिए, आप पास करेंगे। मैं क्वालिफाई किया। तो सर आपके 2 फ्रेंड्स सब ने आपको थोड़ा फ्रेंड्स सा ने भी बहुत, फ्रेंड्स एक, जब आप जब एजुकेशन की दुनिया में रहते हैं, आपका सबसे बड़ा फैमिली आपका फ्रेंड्स ही है, क्योंकि माँ बाप तो साथ में रहता नहीं। उस जमाने में तो हम लोग हॉस्टल में रहते थे, जी सर। वही तो सब कुछ होता था, वही भाई है, वही बहन है, वही दोस्त है। तो आप वो फिर बहुत सेंसिटिव होते हैं दोस्त। बाद में जाके लोग बिखर जाते हैं, अब फैमिली में कोई कहीं चला गया, टाइम के बाद सब अलग अलग हो उस जमाने में बहुत केयर लेते हैं। अगर किसी को पता चलता वो दुखी है तो उसको मोटिवेट करने के लिए आ जाते थे। तो आपके फ्रेंड्स ने काफ़ी हेल्प की हाँ, बहुत जी। बहुत। देखा जाता है कि लोग अगर किसी बड़े ऑफिसर के सामने जाते हैं, जैसे डीएम हो गए, एसपी हुए, बहुत नर्वस हो जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। वही तो मैंने कहा कि आपको नर्वस नहीं होना है, आपको डरना नहीं है, रिस्पेक्टफुल रहना है, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते सर, हम सीमांचल, ये देखा जाए तो पूरे बिहार में सबसे पिछड़ा है, और बिहार सब पूरे देश में पिछड़ा है। तो सीमांचल के पिछड़ने की वजह क्या हो सकती है सर? क्या कारण हो सकता है इसका? देखिए, सीमांचल उतना भी पिछड़ा अब नहीं रहा। एक टाइम था जब सीमांचल इंडोगैमस था। हमारे ज़माने में कोई जानता ही नहीं था दिल्ली शहर कैसा है। एमपी साहब गए, कोई एमएलए साहब गए, कोई बहुत बड़े साहब चले गए। आज आपके गांव का लड़का वो बेंगलोर से आ करके क्या क्या काम जानता है, वो सब कुछ कर सकता है। दुनिया ग्लोबल हो गई है, तो सीमांचल अनअफेक्टेड अब नहीं है। लड़कियां यहाँ काफ़ी अब पढ़ने लगी हैं, बाहर शादी हो रही है। कोई पहले सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि उसको बेसिक तालीम मिलती थी। तो अपना ही कोई लड़का से शादी होती थी, क्योंकि उस लड़की बेचारी तो गैर तालीम याफ्ता है, तो उसकी शादी बाहर हो नहीं सकती थी। तो उस जमाने में मैं मानता हूँ कि वो थोड़ा सा बैकवर्ड था। रही एक जनरल बैकवर्डनेस, वो तो पूरे स्टेट की है। फिर भी मैं जिस जमाने में था उस जमाने से अगर आज कंपेयर करेंगे तो रोड्स, जो इलेक्ट्रिसिटी गाँव में, मैं गाँव में रहता हूँ, जो लॉ एंड ऑर्डर आज है, बावजूद लॉ एंड ऑर्डर के बहुत ख़राब होने के बावजूद
काफ़ी सेम्बलेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, लेकिन सिस्टम जितना मजबूत होता जाएगा चीज़ें अच्छी से अच्छी होती जाएंगी। मान लीजिए सिविल सर्विसेज को आप सिर्फ एक इंडेक्स नहीं मान सकते हैं, इंडेक्स कि उसमें क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं आप देखिए इस बार IITs में, नीट में कितने बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, लोग वो बन रहे हैं, प्रोफेशनल्स बन रहे हैं। और वही नहीं, हर तरह के फील्ड में बच्चे जा रहे हैं, फैशन डिजाइन में जा रहे हैं। तो मैं तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, बहुत अच्छी बात है। किशनगंज सीमांचल की तस्वीर और तकदीर कैसे बदलेगी सर? क्या करना चाहिए, किसको आगे आना चाहिए? एक तो पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, जो भी पॉलिटिकल क्लास हमारे हैं उनमें ये होना चाहिए कि वो यहाँ के लिए काम करें। बाकी जो सरकार बनती है तो उस सरकार की जिम्मेदारी है कि वो करे, और लोगों को गवर्नेंस से उतना मतलब ना हो करके अपने को आगे बढ़ाने के लिए सोचना चाहिए। हम किसी बिजनेस को कर रहे हैं तो हम किसी पॉलिटिकल चक्कर में हम अपने बिजनेस को नहीं छोड़ सकते। मेरा कोर काम जो है वो मेरा कोर काम ही रहेगा। तो हम तरक्की सिर्फ कोई ऐसा नहीं कि कोई MLA MP या कोई मिनिस्टर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ करा देगा, क्या कर सकता है वो? उसके हाथ में डायरेक्ट कोई पावर नहीं है। तो वो कुछ बना सकता है, आपके बहुत सारी चीज़ों में चेंज ला सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कायम कर सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो तो जनता को ही अपनी मेहनत करनी है, मशक्कत करनी है, अपने आप को आगे बढ़ाना। पॉलिटिकल लोगों से ही पूरा एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। मैं नहीं समझता वो खुद आगे आना होगा। सोचिए MP लैड में कितना कुछ कर सकता है। अच्छा, वो एक चिट्ठी लिख सकता है किसी मंत्रालय को, क्या वो वहाँ का सेक्रेटरी, वहाँ अंडर सेक्रेटरी, वहाँ का ज्वाइंट सेक्रेटरी सब चीज़ देख करके वो कभी देखेगा हाँ ठीक है ये हो सकता है तो कर देगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। क्योंकि जैसे अब बताइए कि ये तमाम रोड सभी हिंदुस्तान में बन रहे हैं, वो किसी MP MLA के वजह से नहीं बन रहे हैं, वो तो सरकार की एक मैंने पॉलिसीज के तहत बन रहे हैं। बिल्कुल। तो मुल्क तरक्की 70s में कैसा था, आज कैसा है, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे किसी और मुल्क से, फॉर इंस्टेंस चाइना से करेंगे, तो हम उनके बहुत पीछे। इस बार चुनाव होने वाले सर, बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 2 माह बाद लोग नया सरकार चुनेंगे, फिर नए विधायक चुनेंगे, तो किस तरह कैंडिडेट को लोग वोट करना चाहिए? किस तरह कैंडिडेट को? ये तो ये कोई मैं थोड़े कह सकता हूँ कि किस तरह के कैंडिडेट को, मतलब कैसे कैंडिडेट होना चाहिए? नहीं, वो देखिए, वो जनता है, जनता है, वो अपने हिसाब से चुन लेती है। जिसको पनिश करना होता है उसको पनिश कर देता है, जिसको चुनना होता है उसको चुन लेता है। बाकी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स तो हम और आप जानते हैं, उसको हम दैट इज डिलिनिएशन। फिर भी अगर आप कुछ बता सकते हैं क्या फैक्टर्स देखना चाहिए कैंडिडेट के अंदर? मैं नहीं कह सकता इस बात को कि किसके अंदर क्या देखना है। मैं कुछ देखूंगा, वो कुछ और देखेगा। हर शख्स का अपना अपना, मैं कुछ जज कर सकता हूँ कि ये ठक अच्छा है, ये बुरा है। मेरे लिए हर शख्स जो पॉलिटिक्स में है यहाँ, वो मेरे लिए बहुत ही पूजनीय है, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। वो मेरे अपने हैं ना, पहले वो हमारे सीमांचल के लोग हैं, अलग अलग पार्टी में हैं। एक गार्डन है, उसमें आप एक ही तरह का फूल खिला दीजिए तो क्या वो खूबसूरत लगेगा? हर तरह का रहना चाहिए। एक सवाल सर, AAVU को लेकर के करना चाहेंगे, AAVU किशनगंज सेंटर को लेकर के। इसको नहीं बनने का मुख्य कारण किसको जाता है? क्या यहाँ की पॉलिटिक्स इसका मुख्य कारण है या फिर सरकार जो नज़रअंदाज कर रही है? ये बहुत बड़ा जटिल विषय है, किसी और बार बात करेंगे। बस मैं ये कह सकता हूँ कि इवन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो एक ग्रुप है जो यूनिवर्सिटी वहाँ अलीगढ़ में है, वो भी इसके लिए बायस्ड है। बाकी बहुत सारी बातें हुई। जमीन जब मिला तो जिस जमाने में फंड मिलना चाहिए तब फंड नहीं मिला, फिर आपकी जमीन जब मिली और बाद में जब फंड आया अभी तो जमीन पर कोई केस चल रहा है, कोई चीज़ अब सब जुडिस है। तो इसमें बदकिस्मती से और जगह के सेंटर्स जहां आगे बढ़ गए, ये सेंटर बहुत वो रह गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि साजिश के तहत इस जमीन का मामले को यहाँ पर फंसा दिया गया है। ये सब पॉलिटिकल बातें हैं, इसमें मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन इसमें हम क्या बोल सकते हैं। कोई बात नहीं सर। सर लोग आपका जब एक अनाउंस के लिए एक तस्वीर आपका पोस्ट किए थे फेसबुक में, तो उसमें कमेंट किया था, क्योंकि कमेंट भी उसमें सुझाव भी मांगे गए थे, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था। एक व्यक्ति ने कहा, एक यूज़र ने, फेसबुक यूज़र ने कहा कि आप सेवा काल के दौरान या फिर सेवा काल के बाद सुरजापुरी समाज के लिए क्या काम किए? अब देखिए, एक ब्यूरोक्रेट को अपना काम वो करना है
जो काम उसको दिया जाता है। मान लीजिए मैं गुवाहाटी में कोई टेंडर कर रहा हूँ, तो सेवा काल में मैंने ये तमाम टेंडर्स तो किए। जब ये काम आपका आगे तो बढ़ाने में मेरा रोल है, क्योंकि जब वो काम एट्रोफी था तो 40 करोड़ 50 करोड़ रुपया वो उसको एक प्रोसेस कहते हैं अकाउंटिंग का, रीअप्रोप्रिएशन, वो करके जीएम से मिल करके वो भी मैंने कोशिश की। जो मेरे साथ में था वो मैंने कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली ये नहीं कह सकते कि ये काम मेरे वजह से हुआ। सरकार ने फिर पैसा बहुत भेजा, बहुत प्रेशर दिया, स्ट्रेटेजिक लाइन समझा गया इसको, और वो काम हो गया। मुझे एक बंगलो प्यून बहाल करने के लिए एक पावर था, तो मैंने कम से कम 8-10 जने को मैंने बहाल किया, और सब अभी अच्छे जगह पोस्टेड हैं। उसमें मेरे अपने किन भी हैं, मेरे अपने चचेरा भाई लोग भी। अच्छा। हाँ, कम से कम 4 लोग जॉब कर रहे हैं। बाकी मेरे गांव का लड़का जॉब कर रहा है, कोई दूसरा लड़का भी जॉब कर रहा है जो सेवा किया मेरे साथ। सुरजापुरी समाज को ओबीसी का दर्जा देने की मांग की जा रही है सर, इसके बारे में आपका कुछ? कोशिश होनी चाहिए, अगर ये मिल जाए तो बहुत फायदा हो। आपके तरफ से कुछ पहल रहेगी सर इस पर, अगर आपको मौका मिलेगा? तैयार हूँ, अगर कोई कोशिश करेगा और मुझे कहे कि आप इस कोशिश में शामिल हो जाइए, मैं शामिल हो जाऊंगा। लेकिन मैं कोई लीड तो नहीं ले सकता ना, मैं खुद ही लीड ले लूँ, कहाँ से लूंगा मैं, कैसे क्या करूँगा? सुरजापुरी समाज को पीछे ढकेलने का कारण क्या देखते हैं सर? क्या यहाँ की रस्म रिवाज के लिए कोई मुनज़्ज़म तरीके से कोई ढकेलने की कोशिश नहीं की गई। इलाके के हिस्टोरिसिटी को देखना पड़ेगा। आप यहाँ मानवता पुल नहीं था, तो 64 में मानवता पुल बना, रफीक आलम साहब मरहूम ने बनवाया, एहसान साहब मरहूम ने उसका प्रपोजल पास करवाया था। आज तक उस पर कोई दूसरा पुल नहीं बना है, अभी पुल बनने जा रहा है, लेकिन रोड्स अच्छे हो रहे हैं। उसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली आई थी, तार आ गया था, लेकिन लाइट नहीं आती थी, आज वो आने लगा है। अगर बिजली चली जाती है तो एक डिपार्टमेंट का मुनज़्ज़म तरीके से उतार को जोड़ने के लिए लोग लग जाते हैं, तो कुछ हद तक तो हुआ है। लेकिन कोई ये नहीं कर सकता कि किसको किसी ने ढकेल दिया। चाहे वो हमारे पुराने ज़माने के जितने भी पॉलिटिशियंस रहे, सबकी नीयत थी, सब चाहते थे, लेकिन उतना हो नहीं पाता। इंसान जितना चाहता है, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी से। तो मुझसे पूछा गया कि आपने क्या कर दिया यहाँ के लिए। दुनिया का कोई भी ऑफिसर कहीं पे भी चुना गया हो, वो अपनी नौकरी में वही कर सकता है जो मैंडेट सरकार ने उसको दिया है, जो अधिकार है। मुझको ऐसा कोई पावर नहीं था कि मैं यहाँ आकर के मैं अपना उद्यान कर दूं, तो मैं कर नहीं देता। मुझे जो काम करना था, जो मुझे सरकार ने असाइन किया, उसको मैंने किया। यही अपने इलाके का सेवा हुआ कि आप जिस काम के लिए आप तरक्की किए, आप नौकरी हासिल किए, उस काम को, उस एक्विटल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपने निभाया। बस, बाकी लोग सवाल कर ही सकते हैं। बिल्कुल सर, हमारे यहाँ के युवा ज़्यादातर देखा जाता है तो है कि मैट्रिक इंटर करने के बाद बाहर चले जाते हैं, क्योंकि पारिवारिक हालात को देखते हुए, और वो आगे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। इसको लेकर के उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? नहीं, कोई ऐसा बच्चा नहीं, मैं नहीं मानता कि अगर फैमिली उसको पढ़ा सकती, आगे बढ़ा सकती, तो वो पढ़ता। तो ये तो और भी बहुत बड़ी बात है कि वो बच्चा हार नहीं मान रहा आज की तारीख में। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो क्या पीओपी का काम सीख के आया है, क्या पेंटिंग का काम करके आया है, वो सब काम कर रहे हैं अपने यहाँ। एसी का काम करके आया है, क्योंकि पहले तो यहाँ एसी नहीं होता था, आज सबके घर में एसी लग रहा है। तो वो लड़के अपना इंडिपेंडेंट वर्क कर रहे हैं। क्या वर्क सिर्फ लिखा हुआ है कि सरकारी नौकरी? कितनी सरकारी नौकरी हो सकती है? वो खुद ही एम्प्लॉय कर रहा है, वो नौकरी दे रहा है। बल्कि ऐसे भी लड़के मैं देख रहा हूँ। और जहां तक पलायन का सवाल है, पलायन तब तक होता रहेगा जब तक वेज में डिफरेंसेस रहेंगे। अब बिहार हमारा इंडस्ट्रियल नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई सीमांचल नहीं, पूरे बिहार का ये हाल, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ वेजेस ज्यादा मिलेंगे, पंजाब में मिलने लगा, लोग पंजाब चले गए। बम्बई में मिल रहा है, बम्बई में कर रहे हैं। वहाँ बेंगलोर में कितने लोग हैं, मैं इसलिए जानता हूँ कि मेरे पास इमरजेंसी कोटा के लिए रिक्वेस्ट आता था, तो मैं समझ रहा हूँ कि लोग वहाँ हैं। मेरे गाँव के बच्चे हैं, मैं मिलता हूँ, एक बच्चे से मैं मिला, मैं कहाँ काम करता हूँ, बेंगलोर। वो चाहेगा पानी का रुख उसी तरफ जाएगा जहाँ वो ढलान होगा, तो जहाँ वेजेस ज्यादा होंगे वहाँ जाएंगे। तो यहाँ सरकार को ये ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि भाई ये पलायन रुके। ये तब तक नहीं, ये भाषणबाजी से नहीं रुकेगा। ये उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक आप इंडस्ट्रीज नहीं लाएंगे, भांत के इंस्टीट्यूशंस नहीं लाएंगे। तो फिर यहाँ भी फिर उल्टा हो सकता है।
वहाँ के लोग यहाँ भी हाँ बिल्कुल, उल्टी गंगा बह सकती है, बाहर के लोग यहाँ आ सकते हैं। वो तो डिपेंड करता है कि वो वक्त कब आएगा। लेकिन किसी एक शख्स को, किसी एक पार्टी को हम पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर के जो कहना चाहे कहते हैं। और मैं जितने अपने पॉलिटिकल लीडर्स को यहाँ देखता हूँ, कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसकी नीयत में ये नहीं कि यहाँ अच्छा नहीं हो। अपने अपने बिसात की बात है, लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। सर पॉलिटिकल लोगों के बारे में बात की तो कुछ पॉलिटिकल लोग हैं अपने इलाके के जो जाने माने, उसके बारे में थोड़ा जानकारी चाहेंगे, पूछना चाहेंगे। जैसे अख्तर इमान साहब, उनके बारे में क्या आपका विचार? इमान साहब हमारे एक बहुत ही मैंने फेमस स्टार हैं। वो तो वो क्या भाषण देते हैं, कितनी अच्छी बातें करते हैं, बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत हमारे लिए माननीय है, रिस्पेक्टफुल है। मास्टर मुजाहिद साहब कर्मयोगी है वो, मैं खुलेआम बोलता हूँ, कर्मयोगी। मैंने ऐसा शख्स देखा नहीं जो पब्लिक सेवा के लिए इतनी मेहनत करे, अपना दिलो जान लगा दे। वही उनका यूएसपी है। आप देखिए कि जब उनका ये अभी जब वो किसी पार्टी में ज्वाइन किए तो जो लोग वहाँ आए तो वो उनकी मोहब्बत में आए थे, क्योंकि उनके घर में कभी कोई इनकार होता ही नहीं। वो जानते हैं कि इसने मुझे वोट नहीं दिया है, उसका काम करते हैं। लेकिन फिर भी 2 बार यहाँ की जनता नकार चुके हैं। जनता ने नकार दिया, उसमें कोई बात नहीं। हो सकता है कि भाई जनता का कुछ और मंशा रही हो, लेकिन जनता में कोई ये कंसेंसस को नहीं मना कर सकता कि वो मैंने लोगों उनके अंदर यही तो खूबी है कि जनता ने नकार दिया तो क्या, जनता को सर्वोपरि मानकर वो सेवा में फिर नेक्स्ट डे से लग जाते हैं। ये तो आपको मानना पड़ेगा, ये तो बात सही है। इजहार अस्पी साहब कोचाधामन विधायक, हाँ, हमारे बहुत, इसके बारे में क्या राय है आपका? बहुत अच्छी राय है। मेरे लिए सब मेरे बहुत अपने हैं, मैं किसी को जज नहीं करूंगा। हो सकता है मैं किसी से ज्यादा करीब हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे मन में किसी के लिए रिस्पेक्ट की कोई कमी। कुछ खूबी इसके अंदर, बहुत सारी खूबियां हैं। वो एक अच्छे नेता है, कर्मठ है, लोगों से मिलते हैं, जो भी उनके वहाँ जाता है वो काम करते हैं। जगह जगह मैं खुद देखा हूँ, वो घूमते रहते हैं। बहादुरगंज विधायक अंजार नबी साहब के बारे में क्या राय? बहुत मेरे अच्छे दोस्त, मेरे छोटे भाई हैं, वो बहुत ही शालीन व्यक्ति हैं। कई बार मेरी उनसे मुलाकात हुई है, मैं हमेशा मिलना चाहता हूँ। तौसीफ साहब के बारे में मैं वही कहूँगा, मेरे साथ उनका पहले ही दिन से हिट हो गया। अच्छा। हाँ, जब मेरी मुलाकात हुई, मुझे एक तो मैं बहुत इनेमर्ड था जब उन्होंने हेलीकॉप्टर से अपनी वाइफ को विदा कराया था, तो एक खबर सुने तो मुझे बहुत रोमांटिक लगा। मैं उसको, लोग अलग तरीके से हो सकता है कोई माने, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर मेरी मुलाकात हुई तो मैं उनको पाया कि बहुत ही वो अच्छे अखलाक वाले, बुलंद अखलाक वाले इंसान हैं। मैं बहुत दिल से करीब हूँ उनका। पार्टी विशेष किसी जरूरी नहीं कि मैं सब्सक्राइब करूँ, लेकिन जो शख्स भी हैं, जो हमारे यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, वो सब मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टफुल है। क्योंकि मैं ये पॉलिटिकल हूँ, मैं किसको वोट दूंगा वो मेरा एक नागरिक के तौर पर, लेकिन किसी शख्स को मैं मोहब्बत करूँ इतना कि दूसरे की उपेक्षा कर दूं, ये तो सही नहीं है। तो ये गलत बात है। किशनगंज सीमांचल की पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा बात करना चाहेंगे सर, क्योंकि बिहार के अन्य हिस्सों से यहाँ की पॉलिटिक्स थोड़ा दूसरे टाइप का होता है। जैसे कि मजलिस AIM यहाँ पर चुनाव लड़ती है, उनकी पकड़ भी अच्छी खासी है। क्या कहना चाहेंगे सर यहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में? देखिए, हर समाज में, इवन हिंदू समाज में, अलग अलग कास्ट के लोग अपना पॉलिटिक्स किए हैं। हम यहाँ मुसलमान बहुमूल्य हैं, हम ज़्यादा मेजॉरिटी में हैं। तो जो मुस्लिम बॉगी है, जो भी मुस्लिम समाज के लिए पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, वो आखिर यहीं आएंगे। इसमें कौन सी नई बात है? आप उनको सब्सक्राइब करते हैं कि नहीं, ये तो आपका काम। हिंदुस्तान के अन्य हिस्सों में भी मुस्लिम रहते हैं, तो वो यहीं पर क्यों आएंगे? वो कम है, वहाँ भी यहाँ पर ज्यादा है, इसलिए ज्यादा है। ऑब्वियसली नेचुरल है कि जहाँ ज्यादा होगा वो अपने कम्युनिटी के को विशेष को मान करके उनके रिप्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं, तो उनका तो नेचुरल है कि वो यहाँ आएंगे। सर जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ पार्टनर के बारे में, कैसे, मतलब कि एक शादी कैसे हुई आपकी? अरेंज मैरिज थी या फिर लव मैरिज? इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। अच्छा, मुझे देख के लगता है वो हमको प्यार करेंगी। तो क्यों नहीं लगता? कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, उस जमाने में भी क्या वो करती? पागल है। शक्ल से प्यार थोड़ी होता है। शक्ल से भी पहले तो आदमी मुतासर शक्ल से ही होता है। क्या बोल रहे हैं अब भाई? वो एक अच्छी महिला हैं और वो बहुत
मुझे अच्छी लगी। मेरी अपने चचा की बेटी थी। अब मैं जब शादी का मेरा मामला हुआ तो मुझे वो पसंद थी। तो मैंने फिर उनसे अपनी बहन के जरिए पूछवाया कि भाई गरीब आपसे रिश्ता करना चाह रहा है। तो वो उन्होंने हामी भर दी। अच्छा। वो क्या सोच के हामी भरी, मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरी शख्सियत को देखते हुए, तो फिर मैंने रिश्ता कर लिया। तो बाद में पूछे किस सोच से, मतलब कि हामी भरी? नहीं, उतना पूछने से पता नहीं उल्टा बोलते हैं, तो अभी हम क्या पूछें? तो मैंने कुछ नहीं पूछा। तो ये लव मैरिज था, ये लव मैरिज, आफ्टर मैरिज लव हुआ है। आफ्टर मैरिज लव जी, और बहुत बेहद खतरनाक लव मैरिज है। अच्छा। जिसमें 90% मोहब्बत मैं उनसे करता हूँ, 10% वो करती है, ये मेरा इल्जाम है। लेकिन जब भी मैं उदास होता हूँ हाँ। वो 1 मिनट में खबर हो जाती है। अच्छा, वो सेंस कर जाती है ये उदास है। ये उदास है। फिर वो प्राइवेटली हमसे पूछते हैं कि बात क्या है। मैं ऑफिस से आता था, हमेशा इंसान खुश नहीं रहता, कभी न कभी कोई जन कोई टेंडर का बहुत बड़ा इशू हो गया, तो वो मेरा चेहरा देख के, जहाँ मेरे बच्चे नहीं इतना तासुर ले पाते थे, वो ले लेती थी। तो क्या ये मोहब्बत नहीं है? आज इतने साल से हमारे साथ हैं, मैं उनके बगैर रह नहीं पाता हूँ। तो ये भी मोहब्बत है। मोहब्बत जो एक फिल्मी मोहब्बत जो होती है, मैं उसको मोहब्बत नहीं मानता। किस तरह की? आज मैं वो मानता हूँ कि आज इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, मेरे बच्चे मेरे मैच्योर हो गए हैं, शादी हो गई एक बच्ची की, और आज भी हम दोनों में मोहब्बत है। वही मोहब्बत शुरुआत वाली हाँ मोहब्बत। बिल्कुल, उससे ज्यादा, बल्कि अब ज्यादा दोस्त हैं, हम ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, और हर तरह की बात मैं उनसे करता हूँ, एक फ्रेंड की तरह। एक फ्रेंड की तरह। हाँ बिल्कुल। और ये कि बराबरी का रिश्ता है, इसमें मैं कोई ऐसा अधिकार क्षेत्र नहीं रखा हूँ कि मैं इस घर का अथॉरिटी हूँ। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी से चलता है। मैं अपने बच्चे से भी मीटिंग, घर में भी डेमोक्रेसी है। हाँ, वो कंप्लीट डेमोक्रेसी मेरे घर में, कि भाई जो कंसेंसस होगा। मान लीजिए मैं कहीं मकान बनाना चाहता था, तो मैं अपने से नहीं बना दिया, मैंने पूछा कैसे करें, डिस्कशन होती है, सबने कहा कर लो। तो क्योंकि आपका परिवार ही सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल। आप सुपर इम्पोज कर दे रहे हैं, आप अपने अहंकार को ला रहे हैं, तो फिर वो परिवार नहीं रहेगा। बिल्कुल। इंसान बाहर में कुछ भी रहे, लेकिन परिवार के सामने में बाहर भी वैसी रहे, वो ऐसा डुप्लीकेसी ना रखे कि बाहर कुछ और है, घर में कुछ और है, ये सही नहीं है। अच्छा। वो ट्रांसपेरेंट। आज हम अगर आपसे मिले, जिससे भी मुलाकात यहाँ हो रही है, तो मैं अपनायत के नाते मैं आपसे मिल रहा हूँ। आपको अगर लगता है कि देखिए क्या अहंकारी बाबा आ गए, कैसा लगता है आपको? वो सही नहीं है। तो अगर आप अहंकार को घर में माइनस कर रहे हैं, तो फिर तो आप एक मास्क पहने हुए हैं, बाहर में अहंकारी हैं, घर में डेमोक्रेटिक हो ही नहीं सकते, फिर जेन्युइन नहीं होगा वो, कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। आप रियल रहिए, हर जगह रियल रहिए। हाँ, मुझे मेरी छोटी बेटी बोलती है कि यू आर रॉन्ग, मैं सोचता हूँ अरे वो सही बोला उसने। कोई बात होती है तो बताती है कि क्या है, ये सही नहीं है। तो फिर मैं सोचने लगता हूँ कि बच्चे ने क्या कहा, फिर बाद में देखा है वो चीज राइट। आपकी शादी का कितना दिन हुआ सर? कितने बच्चे? 92 में मेरी शादी हुई, मेरी 3 बच्चियां हैं। मेरी बड़ी बेटी है आयशा सिद्दीकी, दूसरी आलिया सिद्दीकी जिसकी शादी हुई, और आमना सिद्दीकी। आलिया और आमना दोनों ने लॉ में काम किया हुआ है। आमना इंग्लैंड गई थी, और वो क्या बोलते हैं उसको, लीड्स, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, उसने LLB किया है। अभी वो अपना इंटर्नशिप वगैरह कर रही है। आलिया अपना काम कर रही है, वो अपने हस्बैंड के साथ दोनों जॉब करते हैं, वो लोग दिल्ली में हैं। बड़ी बेटी मेरी अमेरिकन स्कूल्स में, वो जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें काफ़ी दिनों से वो काम कर रही है। तो अच्छा है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। बहुत अच्छा मुझे भी लगा, और मैं इस अपॉर्चुनिटी को इस तरह से देख रहा हूँ कि इस पॉडकास्ट के ज़रिए मैं अपने लोगों से मुखातिब हो सका डायरेक्टली। और जो ये सवालात हैं कि पॉलिटिक्स में आएंगे कि नहीं, तो मैंने क्लियर कर दिया है कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं आऊँगा, लेकिन मैं वाइब्रेंट हूँ। मैं अपने इलाके को बिल्कुल, मैं ऐसा नहीं हूँ कि एक रिक्लूज हो गया हूँ, न किसी से मिलना है न किसी से कोई मतलब है। जब तक जिंदगी है हम तैयार हैं। कोई भी ए पॉलिटिकल काम हो जिसमें कोई एजेंडा हिडन नहीं हो, मैं उसमें जाने के लिए तैयार हूँ। ये तो डिपेंड करता है कि कोई लब्बैक कहे तो मैं साथ में चल दूंगा, बस यही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए हमसे। ये हमारा पहला पॉडकास्ट था। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी अच्छा ख़राब हो, कुछ सुझाव भी। पॉडकास्ट तो यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है, मैं इसकी तारीफ करता हूँ।
और मैं दुआ करता हूँ कि आज जो है कल इससे भी अच्छा हो, और आपका अपना एक अपना सोशल स्टैंडिंग हो। और आपको बस मैं यही कहूँगा कि एलिमेंट ऑफ बायस को आप भी आने मत दीजिए। जर्नलिज्म का सबसे बड़ा जो वो है प्रेमिस है, वो ये है कि आपको किसी को जज नहीं करना है, बिल्कुल आपको पब्लिक तक सही खबर पहुंचा देनी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बस बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत Thank you. शुक्रिया सजेशन देने के लिए। ये थे अबुल हयात साहब, रिटायर्ड IRS ऑफिसर। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप KDV लाइव देख रहे थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।